हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। क्या हाल आप सबका। मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता आप सब बच्चों का इस बैच में वेलकम करती हूँ। आ जाइए मेरे सभी बच्चे, इस फ्री रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, आज हम इनकम टैक्स का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हम पीजीवीपी को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। पीजीवीपी चैप्टर का एक बहुत ही कम टाइम लगा के फुल चैप्टर के ऑल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रिवाइज करेंगे। जीएसटी का एक लेक्चर हो चुका है, सप्लाई एंड कंपोजिशन उसमें रिवाइज किया करवाया जा चुका है। जाओ और उसको अच्छे से जाके रिवाइज करो। चलिए मेरे बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। इस चैप्टर को करने के बाद आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप आराम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे और आप अच्छे से चीजों को रिकॉल कर पाओगे। तो फुल चैप्टर हम यहाँ पे करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब कि बिजनेस और प्रोफेशन से होने वाले प्रॉफिट और गेन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से उस पे टैक्स लगाया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये सारे के सारे सेक्शंस हैं। पीजीबीपी चैप्टर अपना सेक्शन नंबर 28 से स्टार्ट होता है और चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है। तो ये सारे के सारे सेक्शंस हैं इस चैप्टर में। बहुत ही स्पीडली सारी चीजों को हम रिवाइज करेंगे। तो ध्यान दो सभी बच्चे की पीजीबीपी चैप्टर में होता क्या है। आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट एज पर अकाउंट्स हम बोल सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होता है। यहाँ पे भी कई सारे आइटम्स लिखे होते हैं डेबिट साइड में, और कई सारे आइटम्स क्रेडिट साइड में भी लिखे होते हैं। फिर यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या लिखा होता है, यहाँ पे मेरे बच्चों लिखा होता है नेट प्रॉफिट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या निकल के आता है आपका, यहाँ पे निकल के आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है मैम। अब ये नेट प्रॉफिट कहने को तो इस बिजनेस की इनकम है, लेकिन इसको इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम नहीं माना जाता। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आप जो भी इनकम कमाते हो आपको उस इनकम पर टैक्स देना पड़ता है। तो बिजनेस की इनकम यही होनी चाहिए, बिजनेस को इस पर टैक्स भरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है। बोलता है कि ये जो प्रॉफिट है ये एज पर अकाउंट्स है, आपको सबसे पहले इस प्रॉफिट को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये एज पर अकाउंट है, तो इस प्रॉफिट को एज पर इनकम टैक्स एक्ट निकालो। और जब इस प्रॉफिट को आप रिकैलकुलेट कर लोगे और फाइनली जो प्रॉफिट निकल के आएगा आफ्टर द अप्लाइंग ऑफ ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस हेड, तो उसको हम बोलेंगे पीजीबीपी की इनकम, इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। और इस इनकम के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स लेता है। यहाँ पे प्रॉफिट को रीमोडिफाई करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट आप सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते होगे, नहीं जानते होगे तो अब जान जाओगे कि ये जो प्रॉफिट हमें गिवन है ये एज पर अकाउंट गिवन है। ये ऑलवेज गिवन होता है क्वेश्चन में। फिर हमें कुछ बातें प्लस और कुछ बातें माइनस करनी होती है, और प्लस माइनस करने के बाद फाइनली हमारे पास इनकम अंडर द हेड पीजीवीपी आ जाता है। हम क्या प्लस करते हैं और क्या माइनस करते हैं, ध्यान दो मेरे बच्चों। जितने भी खर्चे थे आप यहाँ पर माइनस कर चुके हो, और एज पर इनकम टैक्स वो खर्चे अलाउ नहीं किए जाते हैं, तो उन खर्चों को वापस से आपको एड बैक करना होता है। यानी कि ऐसे खर्चे जो आप ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर चुके हो, प्रॉफिट और लेस अकाउंट में ऑलरेडी माइनस कर चुके हो, उन खर्चों को एड बैक करो। क्योंकि इनकम टैक्स ऐसे खर्चों को माइनस करने का अधिकार नहीं देता है। नेक्स्ट, अब बात आती है कि कोई ऐसा खर्चा है जो आपने अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस नहीं किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनीज एक्ट अभी आपने उसको माइनस नहीं किया है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स आपको वो खर्चा माइनस करने का अधिकार दिया जा रहा है। तो आप उस खर्चे को भी यहाँ से क्या करोगे, लेस करोगे। आई होप आपको ये दो बात समझ आई होंगी खर्चों से रिलेटेड।
एक वो खर्चा है जो आप ऑलरेडी माइनस कर चुके हो बट इनकम टैक्स में अलाउ नहीं है, ऐड कर दो। एक वो खर्चा है जो अभी तक आपने माइनस नहीं किया है लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से अलाउ कराया जा रहा है, तो आप उसको लेस कर लो। ठीक है जी। अब इनकम का ट्रीटमेंट कर देते हैं। आइए कोई ऐसी इनकम है, कोई ऐसी इनकम है जो आप ऑलरेडी क्रेडिट में दिखा चुके हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन बैंक, या फिर कोई डिविडेंड है, या फिर कोई अदर इनकम है जो कि पीजीवीपी की इनकम नहीं है, जैसे कि इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी, या फिर कोई रेंटल इनकम है। कोई अदर इनकम है जो कि पीजीवीपी की इनकम नहीं है लेकिन आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर रखा है, मतलब कि जोड़ रखा है, ऐड कर रखा है, लेकिन यार ये तो पीजीवीपी की इनकम ही नहीं है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ऐसी इनकम को हम यहां से क्या करेंगे, हटाएंगे, माइनस करेंगे। आइए, अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में नहीं दिखाई है और एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको दिखानी चाहिए, कोई ऐसी इनकम है, मान लो कोई भी बिजनेस का कमीशन है, आप बोल रहे हो कि नहीं 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 जी मेरा ये बिजनेस इनकम नहीं है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से वो आपकी बिजनेस इनकम है, तो वो इनकम आपको ऐड करनी पड़ेगी। मतलब अभी तक क्रेडिट नहीं है तो अब उसको ऐड करके दिखाओ। दिस इज द सिंपल फॉर्मेट, प्लस माइनस का गेम खेलो और उसके बाद आपके पास पीजीवीपी की इनकम आ जाती है। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। तो पीजीवीपी का पहला सेक्शन आप सब लोगों से ढेर सारा प्यार भी करता है, आप जानते हो, सेक्शन नंबर 28 जो आपको सिखाता है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो इस हेड में टैक्सेबल होती है। दैट मींस दिस इज द चार्जिंग सेक्शन। तो इस सेक्शन को कभी भी पेपर में पूछा नहीं जाता और यहाँ पे जितनी भी बात लिखी हुई है ये आने वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने भी वाले हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, बिजनेस की इनकम हो, चाहे प्रोफेशन की इनकम हो, या फिर कोई इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस से आपको प्रॉफिट हुआ हो, ड्यूटी ड्रॉबैक से कुछ पैसा आपको मिला हो, कि इंश्योरेंस प्रीमियम से आपको कोई पैसा मिला हो, वगैरह वगैरह वगैरह, इस तरह की इनकम को पीजीवीपी हेड में टैक्स किया जाता है। आपको ये पर्टिकुलर इनकम्स को कतई रटने की जरूरत नहीं है, आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला है, बिकॉज हम इस चैप्टर में पढ़ने ही ये वाले हैं और इसका हम टैक्स ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं काम की बातें। इस चैप्टर में काम की बातें क्या है, सबसे ज्यादा काम की बातें इस चैप्टर में ये है कि कौन सा वाला खर्चा अलाउ होगा और डिस अलाउ होगा, कौन सी वाली इनकम हम ऐड कर सकते हैं और कौन सी वाली इनकम को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे पहले खर्चों की बातें करेंगे। पहले हम सिर्फ और सिर्फ उन खर्चों की बातें करेंगे जो कि आपको होंगे या अलाउ होंगे। आइए देखते हैं। सेक्शन नंबर 30 सबसे पहला सेक्शन आता है। तो यहां पे बात की जाती है मेरे बच्चों, बिल्डिंग के लिए अगर आप रेंट पे कर रहे हो बिल्डिंग का, या फिर आप कोई रेट्स या टैक्सेस या रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या फिर आप इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर रहे हो, लेकिन किसके लिए, बिल्डिंग के लिए, मतलब कि बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा किया जा रहा है। अब हो सकता है कि बिल्डिंग का मालिक खर्चा कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि बिल्डिंग के अंदर टीनेंट रहता है और टीनेंट खर्चा कर रहा है। खर्चा तो कोई भी कर सकता है ना, मालिक भी खर्चा कर सकता है अगर मालिक रहता है तो, अगर बेटा किराएदार रहता है तो किराएदार खर्चा करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मालिक खर्चा कर रहा है तो खर्चे मालिक को अलाउ होंगे या नहीं होंगे। अलाउ होने का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है, क्या उसमें से हम उन खर्चों को माइनस करने का अधिकार रखते हैं। अगर रखते हैं दैट मींस अलाउ हो रहे हैं, बल्ले बल्ले हैं। सिमिलरली टीनेंट ने अगर कुछ खर्चे इनकर्ड किए हैं तो क्या टीनेंट अपने नेट प्रॉफिट में से इन खर्चे को अलाउ कर सकता है या नहीं कर सकता है। आइए देखते हैं क्या होगा। मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट आप बच्चों के लिए यहाँ पे बनाया है, एकदम सिंपल वर्ड्स में। खर्चा कौन कर रहा है, मान लो ओनर खर्चा कर रहा है।
अब खर्चे दो प्रकार के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के खर्चे और कैपिटल नेचर के खर्चे। रेवेन्यू नेचर के सभी खर्चे बेटा ऑनर को अलाउ होते हैं। अगर कैपिटल नेचर का खर्चा किया जा रहा है, जैसे कि बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर बनवा दिया, बिल्डिंग के अंदर एक और रूम बनवा दिया, तो इन खर्चों को कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। ऐसे खर्चे को बेटा कैपिटलाइज्ड कर दिया जाता है बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उस वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डेप्रिसिएशन। यानी कि डेप्रिसिएशन को आप अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस करोगे। खर्चा सीधे अलाउ नहीं हो रहा है, खर्चे को हमने बैलेंस शीट में कैपिटलाइज्ड कर दिया और उस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन अलाउ किया जा रहा है। ठीक है जी। अगर खर्चा टेनेंट के द्वारा किया जा रहा है तो क्या होगा? अगर खर्चा रेवेन्यू नेचर का है तो टेनेंट को अलाउ हो जाएगा, टेनेंट अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस कर सकता है। अगर खर्चा कैपिटल नेचर का है तो सेम यही ट्रीटमेंट होगा कि खर्चा बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में कैपिटलाइज्ड कर दिया जाएगा डीम्ड बिल्डिंग के नाम से, और उस खर्चे के ऊपर डेप्रिसिएशन टेनेंट को अलाउ हो जाएगा। आइए नेक्स्ट खर्चे की ओर चलते हैं। अब बात हो रही है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अभी तक हम बिल्डिंग के खर्चों की बातें कर रहे थे, अब हम प्लांट एंड मशीनरी के खर्चों की बातें कर रहे हैं। प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा कौन कर रहा है? अब सपोज खर्चा ऑनर भी कर सकता है, ऑनर मशीन को यूज कर रहा है तो ऑनर करेगा। ऑनर ने अगर ये मशीन किसी को रेंट पर दे दी है तो बेटा जो इस मशीन का यूजर है, जो टेनेंट है, वो भी खर्चा कर सकता है। बिल्कुल। सो वापस से सेम केस, खर्चा ऑनर भी कर सकता है, खर्चा टेनेंट भी कर सकता है। अगर खर्चा रेवेन्यू नेचर का है अलाउ हो जाएगा, कैपिटल नेचर का है तो डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा, एकदम सेम जो अभी पढ़ा था बिल्डिंग के केस में। अगर खर्चा टेनेंट कर रहा है और खर्चा रेवेन्यू नेचर का है तो अलाउ हो जाएगा, सेम एकदम अभी पढ़ा था बिल्डिंग के केस में। लेकिन मेरे सभी बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर खर्चा कैपिटल नेचर का है और टेनेंट कर रहा है तो ये खर्चा ना तो अलाउड होता है, ना ही इसको बिल्डिंग एज अ बिल्डिंग हम दिखाते थे ना बैलेंस शीट में, तो इस खर्चे को हम एज अ मशीनरी बैलेंस शीट में नहीं दिखाएंगे। इस खर्चे पर डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं होगा। जस्ट इतू सा चेंज है बेटा, और कोई चेंज नहीं है, बाकी जो वहां पे हुआ करता था वही सेम यहाँ पर भी हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे की बात करते हैं, वो है अपना डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप सब जानते हो कि जब एसेट्स को यूज करते हैं तो उसमें वियर एंड टियर की वजह से जो भी खर्चा होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो इनकम टैक्स और अकाउंट्स में बहुत ज्यादा अलग है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है वो अपन ने देख लिया। अपन से कोई डेप्रिसिएशन का मतलब बच्चों एग्जाम में नहीं पूछेगा, अपन से तो हर कोई टैक्स ट्रीटमेंट पूछेगा कि एज पर द इनकम टैक्स एक्ट आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो और उसके बाद नेट प्रॉफिट में से माइनस करो। तो आइए, इनकम टैक्स के अंदर अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जिस एसेट्स पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हो उस एसेट्स को आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहे हो, आप उस एसेट्स के ऑनर होने चाहिए, आपने उस एसेट को बिजनेस में यूज किया होना चाहिए। अगर आपने यूज किया है तभी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। सपोज आपने एसेट्स खरीद ली लेकिन उसको अभी पुट टू यूज नहीं किया है तो उस पर डेप्रिसिएशन भी आपको नहीं मिलेगा। एसेट खरीदना ही मात्र डेप्रिसिएशन मिलने का अधिकार नहीं देता, एसेट खरीदने के बाद उसका पुट टू यूज होना जरूरी होता है। अगर पुट टू यूज होगा तो डेप्रिसिएशन मिलेगा, अगर पुट टू यूज नहीं होगा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। कभी कभी कुछ एसेट्स ऐसी होती है जिसको हम एक्टिव यूज नहीं करते हैं बल्कि हम उसको रख देते हैं। जैसे कि हमारी कोई एक मशीन चल रही है, ये मशीन हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, या इस मशीन को ब्रेक की जरूरत है तो बीच बीच में हम दूसरी मशीन को रखते हैं ताकि दिक्कत आने पे हम दूसरी मशीन को यूज कर सके। दैट इज द पैसिव यूज।
हमने इस मशीन को रेडी फॉर यूज रखा हुआ है, वी आर नॉट यूजिंग दिस बट रेडी फॉर यूज रखा हुआ है, ताकि जैसे इस मशीन में कोई दिक्कत आए हम तुरंत इस पे स्विच हो जाए, तब भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। अगर ऐसी कोई मशीन है कि खरीद के गोडाउन में पड़ी हुई है, कतई आप पुट टू यूज नहीं कर रहे, कतई आप उसका एक्टिव और पैसिव यूज नहीं कर रहे, तो आपको डेप्रिसिएशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगर आपने कोई एसेट खरीदी है और उस एसेट की वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा है और आपने उस पैसे को कैश में पे किया हुआ है, तो उस एसेट पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब बात ये आती है कि जो हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं वो कब लगाया जाएगा। अगर मान लो आपने एसेट्स को खरीद लिया और उसको पुट टू यूज किया ही नहीं, अभी अभी बताया था, तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। अगर आपने एसेट्स को खरीद लिया और उसको पुट टू यूज भी किया है, तो उस पर फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर आपने एसेट्स को खरीद लिया लेकिन आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज किया है, तो उस पर हाफ रेट का डेप्रिसिएशन लगता है। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अपने इनकम टैक्स और अकाउंट्स में एक बहुत बड़ा विवाद पैदा हो जाता है। अकाउंट्स के अंदर हमेशा जो डेप्रिसिएशन लगता है वो इंडिविजुअल एसेट्स पे लगता है। अगर आप एक मशीन खरीद रहे हो, डेप्रिसिएशन, दूसरी मशीन खरीदी जाएगी उस पे भी डेप, तीसरी पे भी डेप, मतलब सब पे एक साथ डेप लगता रहेगा इंडिविजुअली। लेकिन इनकम टैक्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स के अंदर हम ब्लॉक ऑफ एसेट पे काम करते हैं, मतलब कि डब्बादारी सिस्टम चलता है। कौन सा सिस्टम चलता है? डब्बादारी सिस्टम। जैसे कि एक डब्बा है, उस डब्बे में सारी एसेट डाल दी जाती है, सेम रेट वाली, सेम टाइप वाली, और उस डब्बे को बंद कर दिया, उस पूरे के पूरे डब्बे पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जैसे कि मान लो 15% वाली जितनी भी मशीन है सबको एक डब्बे में डाल दो, 10% वाली जितनी भी मशीन है सबको एक डब्बे में डाल दो, 40% वाली जितनी भी मशीन है सबको एक डब्बे में डाल दो। अब पहले वाले डब्बे पे 15% का डैप लगाओ, दूसरे वाले पे 10% का और तीसरे वाले पे 40% का। सो यहाँ पे डब्बादारी सिस्टम चलता है। ठीक है मैम। तो एसेट्स दो तरह की होती है, आप सब बच्चे जानते हो। एक होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स और एक होती है हमारी इंटेंजिबल एसेट्स। सो टेंजिबल एसेट्स में तीन तरह की एसेट्स होती हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है मैम। तो याद रखना है मेरे बच्चे आपको, मैं यहाँ पे जनरल रेट लिखूंगी। आपके पेपर में अगर मान लो डिप्रिसिएशन का रेट आपको नहीं बताया गया है, तो यही जनरल रेट से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। आपसे कतई ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप लोग डिप्रिसिएशन का रेट याद करो, टेबल रटो ना। वो एग्जाम में आपको टेबल प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सपोज रेट की टेबल एग्जाम में नहीं गिवन है, तो आप इन जनरल रेट के थ्रू कैलकुलेशन करोगे। बिल्डिंग का जनरल रेट होता है बच्चों 10%। प्लांट एंड मशीनरी का जनरल रेट है मेरे बच्चों 15%। और इनटेंजिबल एसेट्स का जनरल रेट है 25%। क्लियर? ठीक है मैम। सो देख लो यहाँ पे बिल्डिंग का जनरल रेट कितना है। बिल्डिंग का जनरल रेट है मेरे बच्चों 10%। फर्नीचर का मैंने लिखा नहीं है क्या वहां पे? चलिए फर्नीचर का लिख लो। फर्नीचर का जो जनरल रेट, फर्नीचर में बेसिकली एक ही रेट रहता है 10%, इसलिए फर्नीचर का एक ही रेट होता है 10%। इसके कई सारे रेट नहीं होते, यही इसका जनरल है, यही इसका स्पेशल है, यही इसका सब कुछ है। और प्लांट एंड मशीनरी का तो हमने लिख ही दिया। प्लांट एंड मशीनरी का होता है मेरे बच्चों 15% जनरल रेट। लेकिन हाँ, आप लोग एक रेट और याद रखोगे, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, लाइक प्रिंटर या फिर इसके जो माउस है, डिवाइस है, कीबोर्ड है, अलग अलग से अगर आप लगा रहे हो, तो सब पे कितना लगता है? 40%। ये रेट आपको याद रखना है। साथ के साथ आपको एक ये रेट याद रखना है, इंटेंजिबल एसेट्स पे रेट कितना रहता है? 25%। तो डिप्रिसिएशन अगर कैलकुलेट किया है तो आपको उसको क्लेम करना मैंडेटरी है। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब पे 40% का डेप आपको मिलता है। हाँ। सो बात आती है कि डेप्रिसिएशन लगाने के मेथड्स कितने होते हैं। अकाउंट्स में चाहे जितने भी मेथड्स हो, अपने इनकम टैक्स में टोटल में मेरे बच्चों 2 मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? 2 मेथड। एक होता है हमारा WDV मेथड और एक होता है हमारा SLM मेथड। WDV मेथड यहाँ पे ब्लॉक के बेसिस पे लगता है, जैसे आपके अकाउंट्स में इंडिविजुअल एसेट्स पे लगता है।
लेकिन यहाँ पे ब्लॉक बेसिस पे लगता है। और अगर मैं बात करूं आपके एसएलएम मेथड की, तो ये सेम रहता है जैसे कि अकाउंट्स में होता है, कुछ डिफरेंस अभी सीखेंगे, ध्यान दो। अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जिसका काम है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, या फिर जनरेट करने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप चाहो तो एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ, आप चाहो तो डब्ल्यूडीवी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाओ। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी नहीं हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड ही लगाना पड़ेगा, आपके पास अदर कोई मेथड एग्जिस्ट नहीं करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डब्ल्यूडीवी मेथड ही है। एसएलएम मेथड इवन आपके सिलेबस में भी एज सच बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डब्ल्यूडीवी पे आपकी कमांड होनी चाहिए। और इनकम टैक्स में भी बेटा सबको डब्ल्यूडीवी मेथड ही मिलता है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनीज को एसएलएम और डब्ल्यूडीवी में से कोई सा भी एक मेथड चूज करने का अधिकार होता है। ठीक है मैम, मैं साथ के साथ आपको एक बात और बता देती हूँ, थोड़ी देर बाद हम एक कॉन्सेप्ट और पढ़ रहे होंगे जिस कॉन्सेप्ट का नाम होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन, जब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़ाएंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो एसएससी डब्ल्यूडीवी मेथड अडॉप्ट करते हैं उन्हीं को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। जो एसएससी एसएलएम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं उनको एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा नहीं मिलता है। आगे आइए, ब्लॉक ऑफ एसेट्स की बात करते हैं, मतलब कि डब्बादारी सिस्टम की बात करते हैं। तो डब्बा कैसे बनता है, अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई कि सेम रेट वाली सेम एसेट्स को एक डब्बे में डाल दो। जैसे कि बिल्डिंग अगर मान लो एक 10% वाली है, एक बिल्डिंग 5% वाली है, तो ये अलग अलग रेट वाली मशीन है, इनके लिए अलग अलग डब्बा बनेगा। 10% वाली जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इस डब्बे में डालो, 5% वाली जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इस डब्बे में डालो, सिमिलरली 15% वाली जितनी भी मशीनरी है इस डब्बे में डालो, 40% वाली जितनी भी मशीनरी है इस डब्बे में डालो, आपके पास जितनी भी इंटेंजिबल एसेट्स है 25% वाली इस डब्बे में डालो। ऐसे बेटे डब्बे बनते हैं। और डब्बे की जो क्लोजिंग वैल्यू होती है, क्लोजिंग वैल्यू बोले तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, उस पर क्या लगता है, उस पे लगता है डब्ल्यूडीवी। आगे देखो, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आप सब बच्चे जानते हो अब कि जो एसेट्स का ग्रुप बनता है ब्लॉक के बेसिस पे डैप लगता है, जबकि अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता था। अकाउंट्स के अंदर टाइप ऑफ एसेट्स मतलब कि इंडिविजुअल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती थी। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैं आपको डब्ल्यूडीवी मेथड सिखाऊंगी और ये हाईली इंपॉर्टेंट है। एसएलएम पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एसएलएम इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आओ डब्ल्यूडीवी पे ध्यान दे दो पहले। सिंपल सी बात होती है, सबसे पहले आप ले लो ओपनिंग वैल्यू। ओपनिंग में आपके पास एसेट्स की वैल्यू क्या थी, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट्स। अगर आपने कुछ परचेज किया है तो उसको ऐड कर दो। अगर आपने कुछ सेल किया है या कोई एसेट्स आपकी जल गई या कोई एसेट्स आपकी डिजास्टर में बर्बाद हो गई, तो जब वो जली होगी डिजास्टर में बर्बाद हुई होगी, हो सकता है आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिला हो, तो अगर सेल करने पे कोई पैसा मिला है या फिर इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिला है, तो उस पैसे को आप यहां से माइनस कर दो। आपके पास क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। और इस क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे अब आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन। और जब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यूडीवी ऑफ द मशीनरी एट द एंड ऑफ द ईयर। क्लियर? तो सिंपल सा फॉर्मूला यहां से देख के घबराना मत, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल, फिर आती है क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे लग जाता है डेप्रिसिएशन। आइए फटाफट से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपको बातें अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहला केस समझो, यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास शुरुआत में मतलब ओपनिंग में 3 मशीन है, मशीन ए बी सी। इन मशीन की वैल्यू है 70 लाख। हमने क्या किया, एक नई मशीन खरीद ली डी, और इसको पुट टू यूज कब किया है, 5th ऑफ मई से। 5th ऑफ मई से हमने इसको यूज किया है, दैट मीन्स हमने इसको 180 डेज से ज्यादा यूज कर लिया। यस मैम, क्योंकि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
तो अब जब सारे डेज आप कैलकुलेट करोगे तो आपका कम से कम 240 250 के आसपास निकल के आएगा। दैट मीन्स हमने 180 डेज से ज्यादा यूज कर लिया, तो ऐड कर दिया मैंने परचेजेस। ठीक है जी, लिख लेना बेटा, 180 डेज से ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं है। मैम अगर 180 डेज से कम यूज होता तो मैंने कहा सारी परचेज ऐड करो, जितनी भी मशीन्स आपने परचेज करी है, चाहे वो 180 दिन से ज्यादा यूज हुई हो, चाहे वो 180 दिन से कम यूज हुई हो, आपको सारी की सारी मशीनरीज को ऐड ऑन करना पड़ेगा। आपने सारी मशीन यहाँ पे ऐड ऑन कर ली, ठीक है। फिर जो मशीन आपने सेल की है, आपने एक मशीन ए बेच दी, तो उसको यहाँ से माइनस करो। क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आपके पास कितना आ गया, 72 लाख। अब इस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, देखो कैसे। 72 लाख पे डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। इस 72 लाख में एक मशीन हमारे पास ये है 20 लाख की, यस मैम। और बाकी की मशीन कितनी है हमारे पास, मैम इसमें से 20 घटा दो तो ये हो गया 50, ठीक है। यानी कि इस पे भी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा 15%, इस पे भी 15 लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो सीधे 72 लाख पे भी 15% लगा दोगे। सो मैंने क्या किया, 72 लाख पे सीधे 15% लगाया। दिस इज माय डेप्रिसिएशन एंड दिस इज फाइनली क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आफ्टर डेप्रिसिएशन। क्लियर, यस। नेक्स्ट एग्जांपल अब सब बच्चे देखेंगे, सेम एग्जांपल है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हो गई हमारे पास 70 लाख। अब की बार जो मैंने मशीन खरीदी है 5 जनवरी से यूज करी है, दैट मीन्स जो मेरा पुट टू यूज है ये क्या हो गया, लेस देन 180 डेज। यहां पे अब ध्यान दो, तो जो मैंने मशीन सेल करी है वो कितने की है, वो है 18 लाख रुपए की। दिस इज माय क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। अब डेप्रिसिएशन कैसे लगाओगे, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है मेरे पास 72 लाख, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है 72 लाख। अब इसमें से नई वाली मशीन कितने की है, मैम न्यू मशीन है 20 लाख की, और इसको हमने लेस देन 180 डेज यूज किया है, तो इस पे 50% डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब कि 15% का आधा कर देंगे तो 7.5%, और बाकी की वैल्यू कितनी बची है मैम 52,000, तो 52,000 पे पूरा का पूरा 15% का डैप लगेगा। कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी 72 लाख में से ये आप माइनस करोगे तो दिस इज द क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आफ्टर डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट एग्जांपल पे आप सभी बच्चे ध्यान दो। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको ओपनिंग वैल्यू ऑफ मशीनरी गिवन है इज दिस, उसके बाद आपने एक और नई मशीन परचेज करी डी, और ये आपने कब यूज करी, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 3 4 जा 120, यानी कि क्या हो गया, लेस देन 180 डेज यूज हुआ है, लेस देन 180 डेज यूज है। कोई नहीं, पहले तो प्लस कर दो, एक मशीन बेच दी 75 लाख की। चलिए ये कितना आ गया मैम, क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास बच गया 15 लाख। अब आप ध्यान दो बेटा, जो नई मशीन हमने खरीदी थी वो 20 लाख की थी, लेकिन क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी 15 ही लाख बची है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे। तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, 15 लाख। और हम सब जानते हैं कि ये, हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे न्यू मशीन की वैल्यू बची हुई है, और न्यू मशीन लेस देन 180 डेज यूज हुई है, तो 7.5% का डेप्रिसिएशन लगा दो। चलो अब मैं आपको दो बातें और सिखाऊंगी, फिर ये वाला केस आप करोगे। दो ऐसे केसेस होते हैं हमारे जहां पे ब्लॉक खत्म हो जाता है, ब्लॉक सीज टू बी एग्जिस्ट, ब्लॉक सीज्ड टू बी एग्जिस्ट। अब ब्लॉक हमारा ना रहा, ब्लॉक हमारा खत्म हो रहा है, तो दो केसेस में ब्लॉक खत्म हो जाता है। कौन कौन से केस में, एक तो वो केस होता है जब हम ऑल द एसेट्स ऑफ ब्लॉक सेल कर दें, जैसे कि ब्लॉक के अंदर ए बी सी 3 मशीन है, कितनी मशीन है, 3 मशीन है। मान लो ये जो ब्लॉक है हमारा, इस पूरे ब्लॉक की वैल्यू है 10 लाख रुपए, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट्स की तो वैल्यू अपने पास होती नहीं है, अपने पास पूरे ब्लॉक की वैल्यू होती है, और ब्लॉक की वैल्यू कितनी है, 10 लाख। सपोज मैंने ये तीनों की तीनों एसेट्स सेल कर दी, कितने में सेल कर दी, 12 लाख में। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा ब्लॉक पूरा का पूरा खत्म हो गया। बताओ क्या ब्लॉक एग्जिस्ट करता है, जब मैंने तीनों मशीनरी सेल कर दी तो मेरा ब्लॉक खत्म। तो ब्लॉक की जो डब्ल्यूडीवी है, ब्लॉक की जो डब्ल्यूडीवी है वो क्या हो गई, निल। और जब डब्ल्यूडीवी नहीं है तो डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगा, निल।
लेकिन मेरी एसेट 10 लाख की थी और मैं 12 लाख में बेच रही हूं, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए का क्या निकल के आता है मैम, STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब जब हमारा ब्लॉक खत्म होता है डेप्रिसिएशन नहीं निकलता, सीधे सीधे हम कैपिटल गेन चैप्टर में मूव कर जाते हैं। एक चीज और सोचो, अगर सपोज करो कि मेरी 10 लाख रुपए की ये पूरे के पूरे ब्लॉक की वैल्यू है और मेरा अगर सेल प्राइस 7 लाख होता तो क्या होता मैम? अगर प्राइस 7 लाख होता और ब्लॉक 10 लाख का, 7 लाख रुपए में बेच रहे हो, दैट मीन्स 3 लाख रुपए का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ जाता। ठीक है, याद रखना डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है, लॉन्ग टर्म कभी नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात और सुनोगे, जो दूसरा केस है, अगर मान लो मैं कोई एक भी एसेट बेच रही हूं ब्लॉक की, तो जो सेल कंसिडरेशन है, सेल कंसिडरेशन इज मोर देन WDV ऑफ ब्लॉक, इस केस में भी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो इस ब्लॉक के अंदर 3 मशीनरी है, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, और इस पूरे के पूरे ब्लॉक की वैल्यू 10 लाख रुपए है, और मैं इस ब्लॉक में से सिर्फ और सिर्फ एक मशीन सेल कर रही हूँ, मशीन बी। मशीन बी में सेल कर रही हूँ 15 लाख रुपए की। कितने की सेल कर रही हूँ? 15 लाख रुपए की। अब इस केस में ब्लॉक की वैल्यू बताओ क्या आएगी मैम? ओपनिंग वैल्यू तो ब्लॉक की हमें पता है 10 लाख, प्लस परचेज, परचेज कुछ है नहीं, माइनस सेल, सेल कितना है मैम? 15 लाख। तो यहाँ पे क्या आएगा? WDV मेरे बच्चों कभी भी माइनस में नहीं होती, क्या आएगा? माइनस का 5 लाख। WDV कभी भी माइनस में नहीं होती, इसको क्या लिखेंगे? निल। तो ब्लॉक की WDV क्या हो गई? निल। तो डेप्रिसिएशन भी क्या आएगा? निल। एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि जब हमारा ब्लॉक खत्म होता है तो उस केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जन्म होता है, STCG। कितना आ गया? 5 लाख। याद रखना, इस सिचुएशन में कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं निकलता है, इस सिचुएशन में कभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं निकलेगा, लेकिन इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों निकलता है। मैम इस सिचुएशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्यों नहीं निकलेगा? बेटा फिर ब्लॉक खत्म नहीं होगा ना। आप इसी केस में देख लो, अगर मेरे पूरे ब्लॉक की वैल्यू 10 लाख है और मैं मशीन बी को बेच रही हूं, सेल कंसिडरेशन अगर मैं लेस देन कर दूं WDV से, मतलब कि मैं मशीन को 8 लाख में बेच रही हूँ, ब्लॉक की वैल्यू 10 लाख है, तो अभी मेरा WDV माइनस थोड़ी ना हुआ है, मेरा WDV तो बचा हुआ है। तो ये हो गया WDV, इस पे कैलकुलेट होगा डेप्थ। तो यहाँ पे ब्लॉक खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे ब्लॉक खत्म नहीं हुआ, तो ये केस यहाँ पे कभी अप्लाई नहीं होगा। दिस इज द नॉर्मल केस। चलो डन, आगे बढ़े। बच्चे इसमें बहुत घबराते हैं, सबसे आसान होता है मेरे बच्चों। चलो आइए, हाँ, डेप्रिसिएशन फॉर पावर यूनिट्स। अब पावर यूनिट्स के पास ऑप्शन होता है, ये चाहे तो WDV मेथड भी लगा ले, ये चाहे तो SLM भी लगा ले। WDV मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, SLM मेथड अब हम देख लेते हैं। SLM मेथड को अगर आप जानना चाहते हो तो आप यहां से सीख सकते हो, मैं इसको एक एग्जांपल से भी समझाती हूँ, पहले आप ये बात देख लो। यहाँ पे ध्यान दो, SLM मेथड से डेप्रिसिएशन कब निकलता है? जब आपकी WDV ज्यादा है और सेल प्राइस कम है। जैसे कि मान लो आपकी एसेट्स की WDV 1000 रुपए है और सेल प्राइस 800 रुपए है, तो 200 रुपए का क्या निकल के आएगा? डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। सिंपल सा तरीका है, WDV माइनस सेल प्राइस, आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ गया यहाँ पे। SLM मेथड से मेरे बच्चों आप सब जानते हो, एक फिक्स पर्टिकुलर ईयर पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अगर सेल प्राइस मेरी एसेट्स का कम पड़ रहा है तो डेप्रिसिएशन निकलता है। अगर सेल प्राइस मेरे WDV से ज्यादा है तो क्या होगा? और अगर सेल प्राइस मेरी एसेट की एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है तो क्या होगा? और इसको एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, एक एसेट लेते हैं अपन हाँ, यहाँ पे ध्यान दो, एक एसेट ले लेते हैं अपन। एक एसेट है ए, इस एसेट का सेल वैल्यू 72 रुपीज है और WDV इसकी 80 है।
मतलब 80 रुपए इसकी वैल्यू है, हम इसे 72 रुपए में बेच रहे हैं, तो एक तरह से हमारा 8 रुपए का लॉस है। लेकिन एसएलएम के अंदर इसको टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोला जाता है। यहाँ पे ध्यान दो, मशीन बी। अब क्या हुआ, हमारी सेल वैल्यू ज्यादा है, डब्ल्यूडीवी कम है, मतलब कि 80 रुपए की एसेट्स को हम 89 रुपीज में बेच रहे हैं, तो 9 रुपए का फायदा हो गया। इसको बेटा बैलेंसिंग चार्ज बोला जाता है, पीजीवीपी हेड में इसको एज अ इनकम हम टैक्स करते हैं। अब ये वाला केस देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपकी सेल वैल्यू है दैट इज 117 और डब्ल्यूडीवी कितनी है, 80 रुपए। तो आपको जो यहाँ पे फायदा हुआ वो कितने के बराबर हुआ मैम, 37 के बराबर हुआ। टोटल फायदा कितना हुआ मैम, 37 फायदा हुआ। इस 37 में मेरे बच्चों, इस 37 में ध्यान देना, 20 रुपए तो हमारा बैलेंसिंग चार्ज निकलेगा और 17 रुपए हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा। मैम ऐसे कैसे आपने निकाल दिया, मैंने कहा ध्यान दो, ये जो एसेट है, इस एसेट्स की जो एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज 100 रुपीज, ठीक है मैम। एसेट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 100 रुपए। एसेट को हम बेच कितने में रहे हैं, 117 रुपए। तो ये जो 17 रुपए हैं ये तो बेटा कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होंगे, मतलब इस 37 में से ये 17 रुपए तो कैपिटल गेन हेड में भेज दो, बाकी के 20 रुपए पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल होंगे। क्लियर। यहाँ पे हमने एसेट के सेल के टाइम का ट्रीटमेंट सीखा है, हमने एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाना नहीं सीखा, क्योंकि वो तो एकदम ही सिंपल होता है। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, 100 रुपए की अगर एसेट है, 5 साल की लाइफ है, तो 20-20 रुपए एवरी ईयर लगा दो। लेकिन उस एसेट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट आपको आना चाहिए। सेल करते टाइम अगर उसकी डब्ल्यूडीवी कम है तो इनकम पीजीवीपी की निकलती है, अगर डब्ल्यूडीवी हमारा ज्यादा था तो डेप्रिसिएशन निकलता है, अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट से भी सेल प्राइस ज्यादा है तो दो तरह की इनकम निकलती है। आइए बात करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन की। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ उन्हीं को मिलता है मेरे बच्चों, ध्यान देना, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगी हुई हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग का काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग आप किसी की भी करो, कपड़ों की, जूतों की, चप्पल की, चश्मे की, एनी आइटम यू कैन मैन्युफैक्चर। आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट या ट्रांसमिशन कर रहे हो, तो उस केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है। याद रखना, एडिशनल डेप्रिसिएशन उन लोगों को नहीं मिलता जिन्होंने एसएलएम अडॉप्ट कर लिया है। एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका जो रेट रहता है वो रहता है 20%, लेकिन सिंपल सी बात है कि कभी भी सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे नहीं मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पर ही मिलता है, लेकिन सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पर नहीं मिलता। और जो प्लांट एंड मशीनरी आपने अपने ऑफिस प्रमाइसेस में इंस्टॉल कर रखे हैं, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में इंस्टॉल कर रखे हैं, उस पर भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। जैसे कि कंप्यूटर अगर आपने ऑफिस में रखा है, भले ही वो न्यू है, पर डैप नहीं मिलेगा एडिशनल वाला। लेकिन अगर वही कंप्यूटर आपने अपनी फैक्ट्री में रखा हुआ है, न्यू है, तो उस पर एडिशनल डैप आपको मिल जाएगा। शिप, एयरक्राफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे भी एडिशनल डैप नहीं मिलता है। और जिन प्लांट एंड मशीनरी पर आप अदर सेक्शन में 100% की डिडक्शन क्लेम कर चुके हो, तो उन पे भी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एक बात और याद रखना मेरे बच्चों, कि जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है हमेशा ये फर्स्ट ईयर में ही मिलता है, हमेशा ये फर्स्ट ईयर में ही मिलता है। जैसे कि अदर डेप्रिसिएशन तो आपको एवरी ईयर मिलते हैं ना, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन जो 20% का मिलता है ये सिर्फ आपको पहली बार मिलता है, पहले साल में मिलता है जब आप एसेट्स को पुट टू यूज करते हो। उसके बाद आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कभी नहीं मिलेगा, रेगुलर डेप्रिसिएशन मिलता है। मैम अगर हमने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज के लिए किया हो, तो मैंने कहा फिर अगर इस ईयर में आपने लेस देन 180 डेज के लिए यूज किया है तो 10% का डेप क्लेम कर लो, और जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन 10% का बचा हुआ है उसको नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर लो। सिर्फ इसी सिचुएशन में 2 साल में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल रहा है, वो भी टोटल में 20%। अदरवाइज अगर आपने एक ही साल में एसेट को 180 डेज से ज्यादा यूज किया है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा एक ही बार में लेना पड़ेगा, दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। आइए, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनी है
ये अगर बैकवर्ड एरिया में लगी हुई है जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार या तेलंगाना, वेस्ट बंगाल में, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% से बढ़ के 35% हो जाता है। अब हम बात करेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की, मतलब कि ऐसा डेप्रिसिएशन जो आप अपने नेट प्रॉफिट में से माइनस नहीं कर पाए हो क्योंकि आपके नेट प्रॉफिट बहुत कम है और डेप्रिसिएशन अभी भी आपके पास बचा हुआ है, तो उस डेप्रिसिएशन को आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ध्यान देना, आप सबसे पहले डेप्रिसिएशन को करंट ईयर के प्रॉफिट में से माइनस करते हो। अगर प्रॉफिट खत्म हो चुके हैं तो अदर इनकम में से भी माइनस कर सकते हो, लेकिन सैलरी में से माइनस नहीं कर पाओगे। अगर अदर इनकम भी नहीं बची है तो आप इसको नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। कैरी फॉरवर्ड करते टाइम ध्यान रखना कि आप कितने भी ईयर के लिए कर सकते हो, इनडेफिनेटली पीरियड के लिए आप डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद नेक्स्ट ईयर आप पीजीवीपी से इसको माइनस करो। अगर पीजीवीपी फिर भी नहीं है आपके पास तो अदर इनकम से माइनस कर सकते हो, लेकिन सैलरी से माइनस नहीं कर सकते हो। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप इंडेफिनिटली पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपका बिजनेस बंद हो चुका है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डेप्रिसिएशन को अदर इनकम के तहत भी क्लेम कर सकते हो। डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न फाइलिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये बात हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है। जब भी आप कैरी फॉरवर्ड करते हो तो प्रायोरिटी रहती है सेट ऑफ की कि सबसे पहले आप करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को ही सेट ऑफ करोगे करंट ईयर के प्रॉफिट से, और उसके बाद कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो उसको सेट ऑफ करोगे। जब ये दोनों चीजें सेट ऑफ हो जाएंगी और फिर भी आपके पास प्रॉफिट बचा हुआ है तभी आप ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करोगे। मैम यहाँ पे लॉस को पहले क्यों सेट ऑफ करवा दिया, ये तो बड़ी गलत बात है। मैंने कहा बेटा आपको फायदा दिया इनकम टैक्स ने, क्योंकि लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने की लाइफ लिमिटेड होती है, 8 ईयर होती है, तो यहाँ पे लॉस बेकार हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन तो कभी बेकार नहीं होगा ना, इसको तो कितने भी साल के लिए आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो इसीलिए इसको बाद में आराम से सेट ऑफ किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस की। स्पेसिफाइड बिजनेस किसे कहते हैं, तो स्पेसिफाइड बिजनेसेस जैसे कि कोल्ड चेन फैसिलिटी वाला बिजनेस हो गया, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जहां पे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करते हो, या फिर पाइपलाइन बिछाने का बिजनेस हो गया पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए, या फिर 2 स्टार और वो कैटेगरी के होटल्स हो गए, या फिर हॉस्पिटल जिसके मिनिमम बेड 100 पेशेंट्स के हैं, या फिर स्लम डेवलपमेंट स्कीम के तहत आप किसी प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो, हाउस अफोर्डेबल हाउस की हाउसिंग स्कीम के तहत आप प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, फर्टिलाइजर का काम, इनलैंड कंटेनर डिपोट आप बना रहे हो, बी कीपिंग का आप काम कर रहे हो, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर शुगर का बिजनेस कर रहे हो, पाइपलाइन बिछा रहे हो जगह जगह, सेमी कंडक्टर एंड वेफर्स आप बना रहे हो, या फिर आप कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मतलब क्या होता है मैम, दिखा देती हूँ, जैसे कि रोड बनाना, हाईवे बनाना, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बनाना, पोर्ट बनाना, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटर, ये सब बनाना। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो तो ये सारे काम आते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस में। इन सभी नाम को थोड़ा थोड़ा याद रखने की जरूरत है। याद रखना, अगर एसएससी स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहा है तो इसको एक बहुत बड़ा फायदा मिलता है, इसके पास एक ऑप्शन होता है, ये चाहे तो अपने सभी कैपिटल एक्सपेंसेस की डिडक्शन 100% एक ही बार में ले सकता है, और जब यहाँ पे 100% डिडक्शन ले ली है तो इन कैपिटल एसेट्स के ऊपर अब डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया जाएगा। डन। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो तो वो एकदम न्यू बिजनेस होना चाहिए, पुराना बिजनेस नहीं होना चाहिए, प्लस जो प्लांट एंड मशीनरी में आप खर्चा कर रहे हो वो भी न्यू होने चाहिए, लेकिन टोटल प्लांट एंड मशीनरी के 20% अगर ओल्ड है, सेकंड हैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएंगे, कम से कम 80% न्यू होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर आपने कोई ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया है तो हम उसको ओल्ड नहीं मानेंगे, हम उसको न्यू मानेंगे। जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे कर रहे हो, एक्सेप्ट, याद रखना मेरे बच्चों, एक्सेप्ट लैंड, गुडविल एंड फाइनेंशियल एसेट्स, जो भी आप खर्चे कर रहे हो वो इन 3 के अलावा होने चाहिए। और अगर आपने खर्चा 10,000 रुपए से ज्यादा का कैश में कर दिया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन मिल गई है तो अब डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो और इस बिजनेस से आपको कोई लॉस होता है
तो इस लॉस को भी आप नेक्स्ट आने वाले कई साल के लिए इनडेफिनेटली पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद इस लॉस को अगर आपको सेट ऑफ करना है तो स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर पाओगे, अदर बिजनेस से आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। इसके बाद ध्यान दो कि अगर कोई एसेट्स है जो आप एज अ 35 एडी में डिडक्शन ले चुके हो 100%, आपने 35 एडी में डिडक्शन ले ली है इस एसेट्स की, और डिडक्शन लेने के बाद आप इस एसेट्स को बेच रहे हो, सरकार कह रही है बहुत चालाक हो गए हो आप, मतलब पहले तुमने एसेट खरीदी, फिर तुमने डिडक्शन ले ली, मतलब अपने प्रॉफिट को कम कर लिया, और अब तुम एसेट भी बेच रहे हो। तो एसेट तुम जितने रुपए की बेचोगे, जो भी सेल प्राइस होगा वो पूरा का पूरा पीजीबीपी में एज अ इनकम मान के टैक्स कर दिया जाएगा। ठीक है मैम, आगे ध्यान दो सभी बच्चे। अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई लॉस है, ये अभी अभी बताया, वो स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ होगा, अदरवाइज वो सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, ये हमने कर लिया। हाँ, ये वही पाइपलाइन वाले बिजनेस को एक्सप्लोर करके लिखा। अगर आप पाइपलाइन बिछाने का काम कर रहे हो तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस बोलते हैं। ये पॉइंट ध्यान दो, बहुत अच्छी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपने कोई एसेट खरीदी है स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए और उस पर स्पेसिफाइड बिजनेस वाली आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर ली है, तो मैंने अभी अभी बोला कि अब आप उसे बेचोगे नहीं, कम से कम आप उसको 8 साल यूज करोगे। अगर आप उसको बेच रहे हो तो जितने रुपए में बेच रहे हो वो आपकी पीजीवीपी की इनकम बनेगी। ठीक है मैम, आप उसको कम से कम 8 साल के लिए यूज करोगे। लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो अभी अभी मैंने बताया जो भी उसका सेल प्राइस होता है वो आपका पीजीवीपी इनकम में टैक्स हो जाएगा। मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे दो स्पेसिफाइड बिजनेस है, हमारे दो स्पेसिफाइड बिजनेस हैं, हम एसेट को एक स्पेसिफाइड बिजनेस से निकाल के दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, एक स्पेसिफाइड बिजनेस से दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दो, कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया, तुम चलते क्यों नहीं हो? चलो जी, चलो चलो। लेकिन आपको 8 साल का टाइम दिया गया है। अगर आप नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में एसेट्स को ट्रांसफर करना चाहते हो तो 8 साल के अगर बाद कर रहे हो तो कोई भी पीजीवीपी की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 8 साल से पहले कर रहे हो तो पीजीवीपी कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा? जितने रुपए की एसेट्स थी, मान लो 1 लाख रुपए की एसेट है, ठीक है, अब इस एसेट्स में से डेप्रिसिएशन घटाओ। सपोज आपने एसेट्स को 2 साल यूज किया है तो 2 साल का डेप्रिसिएशन मान लो आ गया 20,000 रुपए, तो एसेट्स की वैल्यू कितनी बची? 80,000। इस 80,000 को पीसीवीपी हेड में इनकम बना के टैक्स कर दिया जाएगा। आगे देखो, अगर आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हो, न्यू रिजिम में, तो न्यू रिजिम में आपको 35 एडी का बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर आप न्यू रिजिम में जाओगे तो आपको 35 एडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीलिमिनरी की एक्सपेंसेस की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। 35D महा इंपॉर्टेंट है। 35D ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की बात करता है। क्या होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किया गया खर्चा, या फिर बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उस बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए किया गया खर्चा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। जैसे कि बिजनेस की रिपोर्ट तैयार करना कि आपका बिजनेस फिजिबल है भी नहीं, मार्केट का सर्वे करना, इंजीनियरिंग की सर्विस लेना, एमओए एओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना, उसको प्रिंट कराना, लीगल फीस पे करना, या कोई भी ऐसे खर्चे जो शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करने से रिलेटेड है, या कोई अदर एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, नोटिफाइड बाय द सीबीडीटी भी है, ऐसे खर्चे को हम प्रीलिमिनरी खर्चे बोलते हैं। तो जो प्रीलिमिनरी खर्चे होते हैं उसकी डिडक्शन मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट एसएससी को मिलेगी। रेजिडेंट एसएससी को ही मिलेगी। किसको मिलेगी? रेजिडेंट एसएससी को ही मिलेगी, सबको नहीं मिलती है। फॉरेन कंपनी को नहीं मिलेगी। रेजिडेंट कंपनी हो, रेजिडेंट एचयूएफ हो, रेजिडेंट फर्म हो, रेजिडेंट एओपी बीओआई इंडिविजुअल जो मनो उस सबको मिल जाएगी। चलो यहाँ पे देखो कि डिडक्शन कितनी मिलेगी। अगर आप एक इंडियन कंपनी हो तो कितनी मिलेगी? अगर आप अदर देन कंपनी हो, मतलब कि एचयूएफ, इंडिविजुअल फर्म,
LLP, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी? ध्यान देना, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है कि सबसे पहले आपको देखना है कि एक्चुअल में आपका खर्चा कितना हुआ और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्शन और कैपिटल एम्प्लॉयड विच एवर इज हायर, इन दोनों में से आपको देखना है जो भी ज्यादा हो उसका 5% करना है, फिर इन दोनों में विच एवर इज लोअर आपकी डिडक्शन मिलेगी। और ये डिडक्शन एक बार में नहीं मिलती, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। जैसे कि मान लो आपके प्रिलिमिनरी खर्चे 1 लाख रुपए के हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपकी 50,000 रुपए है एंड कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 80,000 रुपए है। तो क्या करोगे, पहले ये 50,000 ये 80,000, विच एवर इज हायर, तो कितना आएगा 80,000, 80,000 का 5% करो, कितना आएगा 4,000। यस मैम, एक्चुअल में खर्चा कितना किया 1 लाख, और सेकंड पॉइंट हमारा कितना निकल के आया है 4,000। कितना अलाउ होगा, विच एवर इज लोअर, कितना अलाउ होगा मात्र 4,000, लेकिन ये भी कितनी इंस्टॉलमेंट में अलाउ होगा, इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में। क्लियर, ये था कंपनी का केस। लेकिन अगर आप अदर रेजिडेंट हो तो सिंपल सी बात है, जो भी आपने एक्चुअल में खर्चा किया वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड हम नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट होती है, यानी कि 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट में कितनी लागत लगने वाली है, विच एवर इज लोअर अलाउ कर दिया जाता है इक्वल 5 इंस्टॉलमेंट में। आइए आगे देखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपको अलाउ किया जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जितना भी खर्चा आप कर रहे हो एक प्रोजेक्ट के ऊपर। कैपिटल एम्प्लॉयड में याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस और सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हम कभी भी एड ऑन नहीं करते। कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली क्वेश्चन में निकाल के दिया जाता है, और नहीं निकाल के दिया गया है, आपको रॉ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये 3 इंफॉर्मेशन को आप जोड़ देना। शेयर कैपिटल में आपकी इक्विटी भी आएगी, प्रेफरेंस भी आएगी, प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अगर रिजर्व सरप्लस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है तो उसको आपको एड ऑन नहीं करना है। डन मेरे बच्चों, हो जाएगा? यस मैम। आइए नेक्स्ट, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च की। साइंटिफिक रिसर्च में खर्चा किया जा रहा है, क्या ये खर्चा अलाउ होगा? बिल्कुल होगा। आओ देखते हैं कैसे। अब रिसर्च 2 तरह की होती है, एक तो आप खुद कर रहे हो, एक दूसरा कोई रिसर्च कर रहा है, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ डोनेशन दे रहे हो। सो पहले हम देखेंगे कि रिसर्च इन हाउस हो रही है, मतलब आप अपने बिजनेस में रिसर्च करवा रहे हो तो क्या होगा। अब रिसर्च बिजनेस के दौरान करवा रहे हो या बिजनेस शुरू होने के पहले करवा रहे हो, कोई भी केस हो सकता है। रिसर्च मान लो आप बिजनेस स्टार्ट कर चुके हो, उसके बाद रिसर्च हो रही है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमेशा 100% अलाउ हो जाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लैंड के ऊपर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, लेकिन अदर खर्चों के ऊपर आपको 100% डिडक्शन मिलती है। अदर खर्चों के ऊपर आपको 100% की डिडक्शन मिलती है। ठीक है मैम। अगर आप अपना बिजनेस शुरू नहीं कर चुके हो और बिजनेस शुरू करने से पहले 3 साल में आपने खर्चे किए हैं तो वो खर्चे भी अलाउ होते हैं। याद रखना, बिजनेस शुरू होने से पहले 3 साल के खर्चे अलाउ होते हैं। मैम हम तो 10 साल पहले भी खर्चा कर चुके, तो मैंने कहा वो बेटा अलाउ नहीं होगा। आज बिजनेस शुरू हो रहा है, आज से 3 साल पहले तक के खर्चे आपको अलाउ हो जाएंगे। लेकिन कौन से वाले? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ध्यान दो, सिर्फ और सिर्फ सैलरी एंड रॉ मटेरियल पर आपको डिडक्शन मिलेगी। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मान लो मैम हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है बिजनेस शुरू होने से पहले 3 साल के अंदर अंदर, तो मैंने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर का सेम तरीका है, यहाँ भी लैंड पर बेटा नहीं मिलती है और अदर पर आपको 100% डिडक्शन मिलती है। चलिए डन। अब दूसरी चीज देख लो, अब जो रिसर्च हो रही है वो रिसर्च आप नहीं कर रहे हो, रिसर्च कोई और कर रहा है, आप उस रिसर्च में डोनेशन दे रहे हो, आप कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। तो अगर वो रिसर्च हो रही है किसी अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा, इंस्टीट्यूट के द्वारा, कॉलेज के द्वारा या किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा, अगर वो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या रिसर्च एसोसिएशन कर रहा है
और साइंटिफिक रिसर्च है तो 100% डिडक्शन, सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च है 100% डिडक्शन। अगर रिसर्च किसी आईआईटी या किसी नेशनल लेबोरेटरी के द्वारा करी जा रही है, साइंटिफिक रिसर्च है 100% डिडक्शन। अगर ये रिसर्च कोई अप्रूव्ड इंडियन कंपनी कर रही है, ऐसी कंपनी जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंगेज्ड है, तो ऐसी कंपनी अगर रिसर्च कर रही है तब भी 100% डिडक्शन। इसके लिए मैंने आपकी बुक का पूरा एक फ्लो चार्ट दिया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ध्यान रखना। अब मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड करे गए हैं साइंटिफिक रिसर्च पे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 100% अलाउ। रिसर्च एसोसिएशन तो ये तो अप्रूव्ड है 100% अलाउड। कोई कंपनी को आपने पैसा दिया है साइंटिफिक रिसर्च के लिए 100% अलाउड। रिसर्च एसोसिएशन के लिए स्टैटिस्टिकल रिसर्च है 100% अलाउड। कैपिटल एक्सपेंडिचर याद रखना, लैंड अलाउ नहीं होता, बाकी सब अलाउ हो जाते हैं। नेशनल लेबोरेटरी, आईआईटी ये सब खर्चा कर रहे हैं अप्रूव्ड प्रोग्राम पे 100% अलाउ। बस ये पॉइंट एक न्यू है, याद रखना कि कोई बायोटेक्नोलॉजी में इंगेज्ड कंपनी है और ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है तो भी 100% अलाउ। ये पॉइंट एक न्यू अमेंडमेंट से ऐड ऑन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत अगर किसी भी एसेट पे 100% की डिडक्शन ले ली है तो अब आपको उस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप न्यू रिजिम में जा रहे हो, न्यू रिजिम में जाने पर ये पर्टिकुलर सबसेक्शंस वाली डिडक्शंस मेरे बच्चों आपको अलाउ नहीं होती है। न्यू रिजिम में इस 35 इस पर्टिकुलर सेक्शन की कुछ डिडक्शंस ऐसी हैं जो कि आपको नहीं मिलती हैं, या मैंने प्रॉपरली सबसेक्शंस मेंशन किए हैं, जैसे कि 35(1)(2) वाली, IIA वाली थर्ड और 35(2)AA वाली, ये आपको न्यू रिजिम में अलाउ नहीं होती है। चलिए अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 36 जहां पे बात करी गई है कुछ सर्टेन डिडक्शंस की, कुछ स्पेशल डिडक्शंस की। ध्यान दो, अगर आपने अपने स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसके लिए आप प्रीमियम भर रहे हो, तो उस प्रीमियम की डिडक्शन आपको अलाउ होती है। एम्प्लॉय के हेल्थ प्रीमियम के लिए आप एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के लिए आप प्रीमियम दे रहे हो, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, अदर देन कैश दे रहे हो, तो ये भी आपको अलाउ होता है। एम्प्लॉय को अगर आपने बोनस और कमीशन दिया है 43B के तहत, मतलब कि जब आप एक्चुअली पेमेंट करोगे तो ये खर्चा भी आपको अलाउ हो जाएगा। अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन दे रहे हो, मतलब कि आपने लोन लिया था अपने बिजनेस पर्पस के लिए, प्रोफेशनल पर्पस के लिए, तो उस पे जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो वो अलाउ हो जाएगा। अगर लोन आपका पर्सनल पर्पस के लिए है तो ये खर्चा आपका कतई अलाउ नहीं होगा। जीरो कूपन बॉन्ड अगर आपने डिस्काउंट पे इश्यू कर दिए हैं, मान लो 120 रुपए का बॉन्ड आपने 100 रुपए में इश्यू कर दिया है, तो 20 रुपए का जो आपने डिस्काउंट दिया है, जो आपने लॉस खाया है, वो भी आपको अलाउ हो जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड। सपोज जीरो कूपन बॉन्ड आपने एक साल के लिए इश्यू किया हुआ है, तो जो भी 20 रुपए था उसको पूरे के पूरे साल में ओवर द मंथ बांट दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अनदर खर्चे की, कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है अप्रूव्ड फंड में, अप्रूव्ड फंड है तो अलाउ हो जाएगा, अनअप्रूव्ड फंड है तो अलाउ नहीं होगा, जैसे कि स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, एनी अदर फंड। लेकिन अनअप्रूव्ड फंड है, अनअप्रूव्ड सुपरएनुएशन है, अनरिकॉग्नाइज्ड है तो अलाउ नहीं होगा। आगे देखो बैड डेट्स की बात करते हैं। अगर आपको एक्चुअल में बैड डेट्स हुई है और वो बैड डेट्स आपकी सेल से रिलेटेड है तो वो अलाउ हो जाएगी। अगर आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो आपको अलाउ नहीं होता है। आगे देखो मेरे बच्चों, अगर आपने बैड डेट्स को अलाउ करवा लिया है, उसको माइनस करवा लिया है, तो अब उसको बुक्स में भी आपको रिटर्न ऑफ करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, बैड डेट्स अगर आप अलाउ कराना चाहते हो तो उसके लिए कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है। आपने बैड डेट्स को पहले अलाउ करा लिया, बाद में वो बैड डेट्स की रिकवरी हो गई आपको, अगर रिकवरी हो जाती है तो वो बैड डेट्स आपको एज अ इनकम पीजीवीपी हेड में दिखा के टैक्स भरना पड़ेगा।
नेक्स्ट देखो, अगर कोई कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी के लिए बच्चों और किसी के लिए नहीं है, इंडिविजुअल, एचयूएफ फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, किसी के लिए नहीं है। अगर कोई कंपनी खर्चा करती है फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए, तो वो कंपनी जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रही है वो पूरा का पूरा 100% अलाउ हो जाता है। अगर कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है तो वो भी 100% अलाउ होता है, लेकिन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। जैसे कि कंपनी ने 5 लाख रुपए का खर्चा किया है, तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे और 1-1 लाख रुपए का खर्चा एवरी ईयर में अलाउ होगा। कंपनी अगर एसटीटी, सीटीटी पे कर रही है, कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स या फिर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो ये भी कंपनी को अलाउ होता है, ये भी बिजनेस को। ये सिर्फ बेटा कंपनी के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर आप एसटीटी और सीटीटी भर रहे हो तो वो भी आपको अलाउ होता है। ठीक है मैम, आइए अब जनरल डिडक्शंस की बात कर लेते हैं, सेक्शन नंबर 37 की। यहाँ पे कह रहा है कि कोई ऐसा आपने खर्चा किया है जो पहले सेक्शन नंबर 30 से लेके 36 तक में कवर नहीं है, 30 to 36 में कवर नहीं हुआ है, और वो खर्चा पूरी तरह से आपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही किया हुआ है। खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, साथ के साथ वो इलीगल खर्चा नहीं है, लीगल खर्चा है, तो वो आपको अलाउ होगा। ठीक है जी, ये एक ऐसा सर्टेन रूल बना दिया कि आपका कोई खर्चा किसी भी सेक्शन में कवर नहीं हो रहा है और वो इस सेक्शन की इन कंडीशंस को अगर पूरा कर देता है तो यहाँ पे वो खर्चा आपका अलाउ हो जाता है। ये कुछ कीवर्ड्स है बच्चों, याद रखना, एज इट इज क्वेश्चन में आ जाते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपने अगर खर्चा किया है तो ये आपको अलाउ नहीं होता है। साथ के साथ अगर आप एडवर्टीजमेंट करा रहे हो, ब्रोशर, सोनियर, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट पब्लिश्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, ये भी अलाउ नहीं होता है। एम्प्लॉय को गिफ्ट अलाउ हो जाता है। कोई पूजा पाठ हो रहा है आपके बिजनेस में, वो खर्चा कर रहे हो, जैसे दिवाली वगैरह पे कोई पूजा हवन करा दिया, अलाउ हो जाएगा। बिजनेस को बुरी नजर से बचाने के लिए कोई हवन कराया, उसका खर्चा अलाउ हो जाएगा। कोई भी पूजा पाठ हो, अलाउ हो जाता है। एक्सपेंस आपने इनकर्ड करे हैं, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कि मैं सीए हूँ, तो हमारे कुछ सीपीआरस होते हैं जो कि हमें पूरे करने होते हैं इंस्टीट्यूट में जाके। तो वो सीपीआर लाइफ टाइम चलते रहते हैं, क्योंकि अब प्रोफेशनल को तो हमेशा अपडेट होने की जरूरत पड़ती है ना। तो इंस्टीट्यूट में सेमिनार्स चलते रहते हैं, आपको हर साल कुछ घंटे के सेमिनार्स लेने होते हैं ताकि आप अपने आप को अपडेट करो। तो उसके लिए कुछ फीस पे करनी पड़ती है, तो वो फीस हम अपने प्रोफेशन में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करा सकते हैं। डिविडेंड बेटा अलाउ नहीं होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज, ध्यान देना। डायरेक्ट टैक्स एक पर्सनल टैक्स होता है, तो ये अलाउ नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स पे कोई इंटरेस्ट लग रहा है या कोई पेनल्टी लग रही है तो ये भी अलाउ नहीं होता। लेकिन मेरे बिजनेस में आई जीएसटी है। अब जैसे मैं अपने दुकान पे सामान बेचती हूँ तो जीएसटी भी तो भरती होंगी, तो बिजनेस का जीएसटी अलाउ होता है। पर्सनल जीएसटी की बात नहीं कर रही, बिजनेस के जीएसटी अलाउ होता है। जीएसटी पे इंटरेस्ट भी अलाउ हो जाएगा, लेकिन जीएसटी पर पेनल्टी अलाउ नहीं होती है। अगर लॉ का, कानून का उल्लंघन हुआ है और आपको पेनल्टी भरनी पड़ी, अलाउ नहीं होगी। आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, आपका किसी अनदर पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा कि मैं आपको 5,000 शर्ट्स बना के दूंगा इस महीने, आपने नहीं दी, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, आपके ऊपर पेनल्टी लग गई, तो वो पेनल्टी आपको अलाउ होगी। फ्रीवीज वगैरह, कोई गिफ्ट वगैरह होते हैं, अगर आप गिफ्ट वगैरह बांट रहे हो तो वो आपको अलाउ नहीं होता। यहाँ पे फ्रीवीज की बात बेसिकली फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए करी गई है। जनरली आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के साथ ऐसा होता है कि जो जो दवाइयाँ बेचने आते हैं वो फ्रीवीज बांटते हैं। तो वो कहते हैं कि लो हम ये पर्टिकुलर गिफ्ट आपको देंगे, हम इस कंट्री का पैकेज आपको देंगे, आप हमारी दवाई प्रमोट करो। तो अब जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो वो पैकेज बांट रहा है, वो पैकेज क्या है, वो फ्रीबीज बोला जाता है, वो रिश्वत बोली जाती है। तो वो फ्रीबीज उस डिस्ट्रीब्यूटर वाले बिजनेस को अलाउ नहीं होगी। ठीक है मैम, अगर आपने इनकम टैक्स को भरने के लिए कोई लोन लिया है, तो इनकम टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स, तो इस पर्सनल टैक्स को भरने के लिए कोई लोन लिया है तो ये पर्सनल लोन हो गया, तो इस पर्सनल लोन का इंटरेस्ट पर्सनल इंटरेस्ट हुआ, तो ये अलाउ नहीं होगा। आप अगर प्रीमियम पे कर रहे हो अपने की मैन्स के लिए, की मैन मतलब की मतलब बड़े इंसान, कंपनी के बड़े इंसान कौन होते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर। अगर आपने डायरेक्टर, मैनेजर जो आपकी कंपनी के की मैन है, इनके लिए कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है और उस इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे हो, तो वो प्रीमियम भी आपको अलाउ होता है। आगे आओ,
बात आती है, अभी तक तो हम देख रहे थे कि कौन सा अमाउंट आपको अलाउ होता है, अब हम देख रहे हैं कि कौन सा अमाउंट आपको डिस अलाउ होता है। आइए, अब यहाँ पे बात हो रही है कि आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की है अदर देन सैलरी। याद रखना यहाँ पे सैलरी कवर नहीं है, नॉट सैलरी। आप कुछ भी दे रहे हो, आप इंटरेस्ट दे रहे हो, आप कोई टेक्निकल सर्विस की फीस दे रहे हो, आप रॉयल्टी दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो एक नॉन रेजिडेंट को, ठीक है, या फिर आप फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, आप नॉन रेजिडेंट या फिर किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, और जब आप पेमेंट कर रहे थे तो आपको टीडीएस काटना था लेकिन आपने टीडीएस नहीं काटा, या फिर आपने टीडीएस तो काट लिया पर उस टीडीएस को आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया बिफोर दी रिटर्न फाइलिंग, तो उस केस में पूरा का पूरा खर्चा जितना भी आपने पे किया है वो पूरा का पूरा 100% आपको डिस अलाउ कर दिया जाएगा। और इन फ्यूचर में अगर आप रिटर्न फाइल करोगे, अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो ये खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जिस ईयर में आप रिटर्न फाइल करोगे और इसकी पेमेंट कर दोगे, इसकी पेमेंट बेसिकली क्या होता है, टीडीएस कट करने के बाद आपको सरकार को भेजना होता है। आपने या तो टीडीएस काटा नहीं, अगर काट लिया तो सरकार को नहीं भेजा टिल दी रिटर्न फाइलिंग, तो आपको अलाउ नहीं हुआ। लेकिन अनदर ईयर में आपने काट के सरकार को भेज दिया तो फिर आपको मिल जाएगा, जिस ईयर में आप करोगे उस ईयर में आपको खर्चे अलाउ हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखो, अब बात आती है कि आप पेमेंट टू रेजिडेंट कर रहे हो, यहाँ पे ऑल पेमेंट्स कवर है इंक्लूडिंग सैलरी। वहां पे सैलरी नहीं थी क्योंकि सैलरी के लिए आगे अलग से सेक्शन है, बट यहाँ पे सारी पेमेंट्स कवर है, ऑल इंक्लूडिंग सैलरी। ध्यान रखना, अगर एक कंपनी या कोई भी पर्सन रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहा है और उस पर टीडीएस नहीं काटा है या फिर काट लिया है तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया है, तो जितनी भी पेमेंट थी, जितना भी खर्चा था, उसका 30% डिस अलाउ हो जाएगा। और इन फ्यूचर अगर आप इस टीडीएस को सरकार को डिपॉजिट कर देते हो तो जो 30% खर्चा आपको डिस अलाउ हुआ था, ये खर्चा वापस से आपको अलाउ कर दिया जाएगा। सपोज आपने यहाँ पे पेमेंट करी है 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख का 30% कितना हो गया, 30,000। ये 30,000 रुपया आपका डिस अलाउ हो जाएगा। फ्यूचर में जब आप यहाँ पे ये टीडीएस का अमाउंट, इस पर जो भी टीडीएस लगेगा वो टीडीएस आप अगर सरकार को पे कर दोगे तो 30,000 रुपए फ्यूचर में आपको अलाउ हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात करी जा रही है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि आपने रिटर्न नहीं, सॉरी, रिटर्न फाइलिंग तक आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया था। अगर फ्यूचर में आप डिपॉजिट कर देते हो तो जो भी 2 केसेस हमने पढ़े हैं जहां पे आपको टीडीएस डिसअलाउ किया गया था वो बाद में आपको, सॉरी, जहां पे खर्चा आपको डिसअलाउ किया गया था वो इन फ्यूचर आफ्टर टीडीएस पे टू दी गवर्नमेंट वो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाएगा। आइए आगे देखो, बेटा मैं स्पीड इतनी फास्ट लेके चल रही हूँ ना कि किसी भी बच्चे को अपने टाइम को लेके चिंता महसूस ना हो, उसकी सारी चिंता मैं अपने सर पे रख के चल रही हूँ अभी, बिकॉज आई नो कि बच्चे का पेपर है। वो यहाँ पे मेरे से 1 लाइनर डिटेल में पढ़ने नहीं आया, वो सिर्फ मेरे से जल्दी जल्दी चीजें सुन के अपना रिवीजन चाहता है। वो कहता है कि जिस चीज को मैं सेल्फ स्टडी करूंगा मैं लगाऊंगा 6 घंटे, और के मैम मतलब कि कंचन मैम अगर उसी चीज की डिटेल स्टडी कराएंगी तो वो लगाएंगी 1 घंटा। तो ठीक है, कंचन मैम की बातें सुन लेता हूँ, पूरा चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा, और जो 6 घंटे वाली मेहनत थी वो 1 घंटे में कंचन मैम रिवाइज करा देंगी, और फिर 1 घंटा मैं अपना लगाऊंगा तो चीजें मेरे को पक्की हो जाएंगी। तो उन बच्चों के माइंडसेट के हिसाब से मैं यहाँ पे स्पीड रख रही हूँ। मेरे बच्चों, नलायकों, वो हरकत मत कर देना कि पहली बार पढ़ रहे हो और इसको देख रहे हो, तो तुम्हारे सर के ऊपर से नहीं, सर के बहुत ऊपर से निकल के जाएगा। ध्यान दो वापस से। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक छोटी सी न्यू बात है, जैसे कि ये होता था मेरे बच्चों पेयर, ये होता था पेयर, ये होता था पे। पेयर पेमेंट किसको करता है, पे को। तो पेयर की ड्यूटी बनती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे और साथ ही साथ इस टीडीएस को गवर्नमेंट को दे दे, ये ड्यूटी बनती थी। यस मैम। अगर ये पेयर ऐसा नहीं करता था तो जितना भी एक्सपेंस होता था वो पूरा का पूरा पेयर को डिसअलाउ कर दिया जाता था। और इन फ्यूचर अगर पेयर टीडीएस गवर्नमेंट को भेज देगा तो जिस ईयर में भेजेगा उस ईयर में ये खर्चा पेयर को अलाउ हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट के केस में 100% डिसअलाउ होता था, रेजिडेंट के केस में 30%। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और समझो कि पेयर ने पे को पेमेंट कर दिया,
और पेयर ने टीडीएस या तो डिडक्ट नहीं किया या फिर डिडक्ट नहीं किया या फिर गवर्नमेंट को पे नहीं किया। ठीक है जी, यहाँ पे पेई बहुत समझदार था, पेई ने बेटा रिटर्न फाइल कर दी और इस इनकम पर, क्योंकि जो इसने पेमेंट करी है, जो पेयर का खर्चा है, वो पेई की क्या होगी, वो पेई की इनकम होगी और पेई ने इस इनकम के ऊपर टैक्स सरकार को दे दिया। तो उस केस में बेटा यहाँ पे पेयर को कोई भी खर्चा डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। बात समझ आ गई कि पेयर ने सरकार को नहीं दिया तो क्या हुआ, पेई ने सरकार को दे दिया और पेयर के पास इस बात का प्रूफ है, तो उस केस में पेयर के खर्चे डिसअलाउ नहीं होंगे। प्रूफ क्या है बेटा, फॉर्म नंबर 26A में दिख जाती है बात। आइए अब बात करते हैं, एक पॉइंट मैंने आपका कवर नहीं कराया था, मैंने वहां पे लिखा था कि वहां पे सैलरी इंक्लूड नहीं है। दिखा दूं, दिखा दो मैम, ये रहा। जब पेमेंट हो रही थी नॉन रेजिडेंट को एक्सेप्ट सैलरी, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर थे, बट सैलरी यहाँ कवर नहीं थी। क्यों? क्योंकि सैलरी यहाँ कवर है। अब अगर सैलरी पे हो रही है आउटसाइड इंडिया या फिर किसी नॉन रेजिडेंट को, और अगर आपने टीडीएस नहीं डिडक्ट किया और डिडक्ट कर लिया पर गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं किया, तो उस केस में आपको 100% पेमेंट क्या होगी, डिसअलाउ। ध्यान दो, अगर इन फ्यूचर आप इस पेमेंट को करते हो, इन फ्यूचर अगर आप इस टीडीएस को सरकार को देते हो, तब भी ये खर्चा, तब भी ये सैलरी आपको अलाउ नहीं होगी। यही एक डिफरेंस की वजह से इस सेक्शन को उनके साथ मर्ज नहीं किया। क्लियर? हाँ, आइए आगे देखो, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा पार्टनरशिप फर्म के लिए। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी, बोनस एंड कमीशन, जिसको हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं, इन तीनों को मिला के अगर रेम्यूनरेशन दे रही है तो कितना अलाउ होगा। सबसे पहली बात इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट लोन पर भी दिया जाता है और कैपिटल पर भी दिया जाता है। तो पहली बात, इंटरेस्ट ऑथराइज्ड होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में, एक ना एक रेट तो पार्टनरशिप डीड में भी लिखा ही होगा। यहाँ पे ये इंटरेस्ट जो दिया जा रहा है मेरे बच्चों, ये वर्किंग पार्टनर को भी दिया जा सकता है और स्लीपिंग पार्टनर को भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पार्टनर को दिया जा सकता है। यहाँ पे जो पीरियड पार्टनरशिप डीड में दिया गया है कि अब से दिया जाएगा, उसके आगे से ही दिया जाएगा, रिट्रोस्पेक्टिवली इंटरेस्ट कभी नहीं पे किया जाता। हालांकि ये बात आपके लिए फालतू नहीं भी याद रहेगी तो चलेगा। मैक्सिमम इंटरेस्ट इनकम टैक्स के हिसाब से 12% अलाउड है। मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 14% और इनकम टैक्स के हिसाब से 12%, तो कितना अलाउ होगा, 12%। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 8% और इनकम टैक्स के हिसाब से 12%, तो कितना अलाउ होगा, 8%। क्योंकि 8 दे रहे हो तो 8 ही अलाउ करोगे ना, अगर 15 दे रहे हो तो इनकम टैक्स कहता है नहीं 12 ही अलाउ होगा। आइए अब रेम्यूनरेशन की बात कर लेते हैं। याद रखना, रेम्यूनरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर के लिए अलाउ होती है, स्लीपिंग पार्टनर के लिए अलाउ नहीं होती है। पहली बात, ये पार्टनरशिप डीड में ऑथराइज्ड होनी चाहिए और कितनी देनी है इस बात की लिमिट है। इसके लिए आपको सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब बुक प्रॉफिट कितने का है, मान लो जितने का भी आपका बुक प्रॉफिट निकल के आ रहा है, 3 लाख रुपए के बुक प्रॉफिट पर आपको कैलकुलेशन करनी है, 1,50,000 रुपए और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट विच एवर इज मोर, इतना आप दोगे और बैलेंस बुक प्रॉफिट पे 60% की कैलकुलेशन होगी। एक बार करके दिखा देती हूँ। मान लो आपका बुक प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, कितना है, 2 लाख। सो क्या लिखा हुआ है मैम, 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट कितना है मेरे पास पहले वाले केस में मैम, 2 लाख का 90% कर दो, 9 2 18, 1,80,000 विच एवर इज मोर, तो कितना अलाउ होगा मेरे बच्चों, 1,80,000। मान लो अगर बुक प्रॉफिट आपका 10 लाख है तो क्या होगा, 10 लाख है तो पहले 3 लाख पर निकाल लो, कितना आएगा, पहले 3 लाख पर कितना आएगा मैम, 3 लाख का 90%, 9 3 2,70,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर, तो ये कितना आ गया, 2,70,000 और रिमेनिंग बुक प्रॉफिट कितना बच गया मेरा, 10 में से 3 घटा दो मैम, 7 लाख। रिमेनिंग बुक प्रॉफिट पे 60%,
6 7 42, 4,20,000, तो 2,70,000 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2,70,000 प्लस 4,20,000, ये टोटल कर लो कितना आ जाएगा। 4 और 2 6, 6,70 और 6,90, 6,90,000। ऑथराइज्ड कितना है पार्टनरशिप डीड में, इसको इससे कंपेयर कर लो, विच एवर इज लोअर अलाउ होगा। मान लो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 5 लाख और हमारी कैलकुलेशन आ रही है 6,90,000 की, तो अलाउ कितना होगा 5 लाख। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 8 लाख, हमारी कैलकुलेशन आ रही है 690 की, तो अलाउ कितना होगा 690। मतलब जो हमने कैलकुलेशन करी और जो डीड में लिखा है विच एवर इज लोअर अलाउ होता है। डन, यस मैम। आगे बढ़ते हैं। बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। जो भी आपके पास बुक नेट प्रॉफिट है उसको उठा लो सीधे सीधे, जो भी आपने एडजस्टमेंट करी है कर दो, बस इतनी एडजस्टमेंट पे आपको ध्यान देना है। एटीसी टू एटीयू माइनस नहीं करोगे, एटीसी टू एटीयू की डिडक्शन आप माइनस नहीं कर सकते हो, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलती है। अगर आपने ऑलरेडी कोई रेम्यूनरेशन माइनस कर रखी है तो उसको ऐड बैक कर दो। अगर आपका कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो उसको भी ऐड बैक कर दो, वो भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस अगर माइनस कर रखा है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। 80C टू 80U माइनस है तो उसको ऐड करना पड़ेगा। अपनी मन मर्जी से कोई भी रेम्यूनरेशन माइनस कर रखी है तो उसको ऐड करो। एंड इंटरेस्ट एज पर इनकम टैक्स जितना अलाउ होना चाहिए उतना माइनस करो, इसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा दैट इज बुक प्रॉफिट। फॉर एन एग्जांपल देख लो एक बार जल्दी से। तो जो भी नेट प्रॉफिट आपके पास है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, पीजीवीपी की एडजस्टमेंट के बाद का प्रॉफिट ले लो। अगर इसमें से आपने ऑलरेडी रेम्यूनरेशन माइनस कर रखा था तो वो रेम्यूनरेशन आप एड ऑन कर दो, क्योंकि हम रेम्यूनरेशन तो अब कैलकुलेट कर ही रहे हैं ना, उसी के लिए तो सारा खेला चल रहा है। तो पहले वाली रेम्यूनरेशन एड ऑन कर दो। इंटरेस्ट माइनस कर दो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो हमने कैलकुलेट करना सीखा है 12% और डीड विच एवर इज लोअर वाला। अगर आपने 80C टू 80U माइनस कर रखा है ऑलरेडी तो उसको भी एड ऑन कर दो। अगर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस आपने माइनस कर रखा है तो उसको भी ऐड ऑन कर दो, बस इसको ऐड ऑन कर दो। ये आपका आ गया बुक प्रॉफिट, ये आपका आ गया बुक प्रॉफिट। अब बुक प्रॉफिट पे कैलकुलेट कर लो। चलिए नेक्स्ट है पेमेंट टू स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन मतलब रिलेटिव, जैसे कि इंडिविजुअल के रिलेटिव्स कौन से होते हैं? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट। HUF के लिए मेंबर उनके रिलेटिव होते हैं, फर्म LLP के लिए पार्टनर, कंपनी के लिए डायरेक्टर एंड रिलेटिव, AOP BOI के लिए मेंबर। अगर ये लोग अपने रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं और वो पेमेंट अगर अनरीजनेबल है AO के हिसाब से, तो वो अनरीजनेबल अमाउंट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? वो पूरा का पूरा अनरीजनेबल अमाउंट आपका डिसअलाउ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कैश पेमेंट कर रहे हो एक सिंगल पर्सन को सिंगल दिन में 10,000 से ज्यादा की, तो वो पेमेंट आपकी डिसअलाउ हो जाएगी। अगर कोई भी खर्चा आप सिंगल पर्सन को सिंगल डे में 10,000 से ज्यादा दे रहे हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टर कंपनी के केस में इस 10,000 की लिमिट को बढ़ा के 35,000 कर दिया गया है। साथ ही साथ याद रखना, अगर आप क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो वो भी आपको अलाउ नहीं होती है, क्रॉस चेक भी आपको अलाउ नहीं किए जाते हैं। आगे देखो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं कि ये गवर्नमेंट के चहीते लोग हैं, इन लोगों को अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि RBI, LIC बैंक, गवर्नमेंट, NEFT, RTGS वगैरह वगैरह वगैरह, इसके थ्रू पेमेंट करो, ये तो कैश है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बुक में एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहे हो कैश में डाल लो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्रोड्यूसर्स को आप कैश में पेमेंट कर दो, क्योंकि किसानों के पास होता नहीं जनरली डिजिटल सिस्टम। रिटायरमेंट बेनिफिट की पेमेंट 50,000 रुपए तक की कैश में चल जाएगी। अगर आप किसी एम्प्लॉय को बाहर भेज रहे हो, आउट ऑफ द प्लेस भेज रहे हो, किसी अदर प्लेस पर भेज रहे हो, तो 15 दिन की पेमेंट आप उसको कैश में कर सकते हो, अलाउ है। बैंकिंग फैसिलिटी जिस एरिया में अवेलेबल नहीं है वहां कैश पेमेंट अलाउ है। आप किसी एजेंट को पेमेंट कर रहे हो और वो एजेंट आपसे कह रहा है कि नहीं मैं तो कैश में ही लूंगा, तो आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
फॉरेन करेंसी ऑथराइज्ड डीलर, आरबीआई या फिर जो भी मनी चेंजर होते हैं उनको भी आप कैश में पेमेंट दे सकते हो। कॉटेज इंडस्ट्री जो कि हैंडलूम को यूज करके प्रोडक्ट बना रही हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स बना रही हैं, वो भी कैश पेमेंट कर सकते हैं, उनको भी कैश पेमेंट अलाउ है। चलिए आइए प्रिजम्पटिव स्कीम देख लेते हैं। प्रिजम्पटिव स्कीम एक ऐसी स्कीम है जहां पर आपने अब तक जो भी पढ़ा वो पूरा का पूरा यूज नहीं होगा। इतना बड़ा पीजीवीपी चैप्टर अगर आपको समझ नहीं आ रहा है बिजनेसमैन, तो आप एक काम करो, आप छोटे डीलर हो तो आप प्रिजम्पटिव स्कीम में चले जाओ, आप पीजीवीपी चैप्टर के सारे प्रोविजन को इग्नोर कर दो, बस इतनी सी बात याद रखोगे तो भी आप अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो प्रिजम्पटिव स्कीम मिलती है सबको नहीं मिलती, ये किस किस को मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को, रेजिडेंट एचयूएफ को और रेजिडेंट फर्म को। एलएलपी और कंपनी को ये स्कीम नहीं मिलती है। साथ के साथ जो लोग यहाँ पे एग्जामिशन क्लेम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, उनको भी ये स्कीम नहीं मिलती है। ध्यान दो, ये स्कीम किसके लिए है? ये स्कीम उन लोगों के लिए है जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, और अगर कोई सच्चा ईमानदार इंसान है जो 95% अपनी ट्रांजैक्शन डिजिटली करता है, बैंक के थ्रू करता है, तो उसकी टर्नओवर को 2 करोड़ से बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। मतलब कुछ केसेस में टर्नओवर की लिमिट 2 करोड़ रखी गई है प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए, और कुछ केसेस में मेरे बच्चों टर्नओवर की लिमिट 3 करोड़ रखी गई है प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए। तो इसी हिसाब से ध्यान दो मेरे बच्चों कि बैंक से ट्रांजैक्शन कर रहा है बिजनेस, समझदार बिजनेस है, तो पिछले साल 3 करोड़ की टर्नओवर है तो प्रिजम्पटिव स्कीम मिल जाएगी, अदरवाइज 2 करोड़ की टर्नओवर पर एक बिजनेस को प्रिजम्पटिव स्कीम मिलती है। अब आगे ध्यान दो, प्रिजम्पटिव स्कीम में अगर आप आ गए तो पूरे के पूरे पीजीवीपी चैप्टर को भूल जाओ, इतने सारे तामझाम हम सीख रहे थे सब भूल जाओ, डेप्रीसिएशन ये वो डिसअलाउंसेस टीडीएस फलाना ढिकाना सब भूल जाओ। सिंपल सा तरीका है बेटा इनकम कैलकुलेट करने का, जो भी आपकी टर्नओवर है उसका 8% कर दो। अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन कर रहे हो या जितनी ट्रांजैक्शन आपने डिजिटली कर रखी है उसका 6% कर दो। मान लो आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए है तो इसका 8% ये आ गई आपकी इनकम। लो जी लो, हो गया, बस इतना सा है। अगर आपने क्या किया है, मान लो आपके बिजनेस में टोटल टर्नओवर तो 10 लाख है, लेकिन इसमें से 5 लाख रुपए आपकी कैश है और 5 लाख रुपए आपकी बैंक से है, तो इस 5 लाख का 8% इनकम बनेगी, इस 5 लाख का 6% इनकम बनेगी। आइए आगे देखते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम में जाते हो और आप इस परसेंटेज से ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हो या इतना प्रॉफिट दिखाते हो, तो आपको अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपने प्रॉफिट्स को 8% और 6% से कम दिखाओगे तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना पड़ेगा। साथ के साथ ये बात भी याद रखना कि अगर एक बार आप प्रिजम्पटिव स्कीम में आ गए, इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रही हूं मैं 35 AD की, जो कि बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल के लिए नहीं है। अगर एक बार आप प्रिजम्पटिव स्कीम में आ गए, सपोज यहाँ पे आप प्रिजम्पटिव में आ गए, तो आने वाले 5 साल तक, 1 2 3 4 5, आने वाले 5 साल तक आप प्रिजम्पटिव स्कीम में ही रहोगे। अगर सपोज इस ईयर में आप प्रिजम्पटिव स्कीम से आउट हो लिए, तो इस ईयर के बाद आने वाले 5 साल तक आप वापस से प्रिजम्पटिव स्कीम में नहीं आ पाओगे। तो एक बार प्रिजम्पटिव स्कीम मिलती है तो वो 5 साल के लिए जिंदा रहेगी। अगर 5 साल से पहले आप बाहर आ गए तो जिस ईयर में बाहर आए हो उसके बाद फिर 5 साल तक वापस प्रिजम्पटिव में ना आ पाओगे। क्लियर? यस। आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हमने बिजनेसेस के लिए प्रिजम्पटिव की बात करी, अब हम प्रोफेशनल वालों के लिए प्रिजम्पटिव की बात कर रहे हैं। प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लोग प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हैं। क्या इन लोगों को भी मिलती है? यस, बिल्कुल मिलती है। रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट फर्म को मिलती है। ध्यान देना मेरे बच्चों, इनको कब मिलती है? जब इनकी ग्रॉस रिसीट्स पिछले साल की 50 लाख रुपए है। लेकिन अगर ये डिजिटली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो इस टर्नओवर की लिमिट को 50 लाख से बढ़ा के 75 लाख किया गया है। मैम ये अपनी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज इनकी ग्रॉस रिसीट मेरे बच्चों 10 लाख है, तो इनकम निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है
10 लाख इंटू, कहाँ गया ये रहा, इंटू 50%, तो 5 लाख सीधे सीधे इनकम आएगी, इस पे इनको टैक्स भरना है। ये चाहे तो 50% इनकम बुक कर सकते हैं, ये चाहे तो 50% से ज्यादा भी इनकम बुक कर सकते हैं, लेकिन ये 50% से कम इनकम बुक नहीं कर सकते। अगर ये 50% से कम इनकम बुक करेंगे तो फिर मेरे बच्चों ध्यान देना, इनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे और साथ के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो 44 एडी और एडीए दोनों हमने खत्म कर लिया, ये बिजनेस के लिए थी, ये प्रोफेशनल्स के लिए थी। अगर कोई पर्सन प्रिजम्पटिव स्कीम में आना चाहता है तो उसके ऊपर बाकी का पीजीबीपी चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ भी ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है मेरे बच्चों। पार्टनर की रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट वाला सेक्शन कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा, और हाँ इनको सारा का सारा 100% टैक्स 15 मार्च तक एडवांस में पे करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं 44 AE, ये भी प्रिजम्पटिव स्कीम है लेकिन ये ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। ये उन ट्रांसपोर्टर्स के लिए है जो कि अपने व्हीकल्स को प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग पर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो इनकम निकालने का तरीका ये है, अदर व्हीकल्स का इनकम निकालने का तरीका ये है। ये स्कीम उन्हीं लोगों को मिलती है, उन्हीं ट्रांसपोर्टर को मिलेगी जिनके पास साल भर में 10 व्हीकल है। 10 से ज्यादा व्हीकल होंगे तो फिर उनको प्रिजम्पटिव स्कीम नहीं मिलेगी, उनको फिर नॉर्मल स्कीम में ही, नॉर्मल सेक्शंस को यूज करके इनकम निकालनी पड़ेगी। हैवी व्हीकल का मतलब होता है जिसका वेट 12 टन से ज्यादा हो, मतलब कि 12,000 किलोग्राम से ज्यादा हो। 12,000 किलोग्राम को हम 12 टन भी बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा है तो आपको हेवी गुड्स व्हीकल बोला जाएगा, अदरवाइज आपको अदर व्हीकल की कस्टडी में डाला जाएगा। देखो लिखा भी है, हेवी गुड्स व्हीकल मतलब वेट 12,000 किलोग्राम या फिर 12 टन से ज्यादा होना चाहिए। ध्यान दो, इनकम कैसे निकलती है, 1,000 रुपए इंटू पर टन इंटू पर मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ को भी यहाँ पे फुल मंथ माना जाएगा। लेकिन अदर व्हीकल्स हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला है 7500 रुपए पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। आइए इस पे क्वेश्चन करेंगे अभी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर एक एसएससी इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम इनकम डिक्लेयर करता है तो उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट भी कराने पड़ेंगे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन भी करने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पे याद रहना, इनकम कैलकुलेट करी जाएगी सभी व्हीकल्स पे, चाहे आप पुट टू यूज करो चाहे आप ना करो। यहाँ पे पार्टनरशिप, रेम्यूनरेशन, सैलरी, इंटरेस्ट भी अलाउ होता है, बाकी कोई और खर्चा अलाउ नहीं होता है। 44 AE हमने बात कर ली। अगर आप बताई गई इनकम से कम इनकम दिखाओगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे और उनको ऑडिट भी कराना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा दिखाओगे तो आपको ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। ये जो अदर डिडक्शंस होती हैं ये आपको अलाउ नहीं करी जाएंगी, नॉट टू बी अलाउ। एसएससी इस ऑप्शन को चेंज कर सकता है ईयर टू ईयर, इस साल मान लो प्रिजम्पटिव ले लो, फिर नेक्स्ट साल कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन है आपके सामने, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखो ये वाले व्हीकल्स हमारे हैवी हो गए और ये वाले लाइट व्हीकल हो गए। चलो इनकम निकाल देते हैं जल्दी से। तो लाइट व्हीकल की इनकम निकालना तो बहुत ही ईजी है, 7500 रुपए पर मंथ है, तो सबके आगे मैं लिख ही देती हूँ। ये व्हीकल्स का वेट दे रखा है और कितने कितने व्हीकल है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। 7500 पर व्हीकल, तो 2 व्हीकल है 2 से इंटू कर दिया, 1 व्हीकल है 1 से इंटू कर दिया, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब यहाँ से शुरू करो, कितने महीने हो गए मैम, पूरा 12 महीने हो गए। यहाँ से देखो 3, ये देखो पार्ट ऑफ द मंथ है तो इसको भी पूरा महीना मानेंगे। यहाँ से देखो 7 8 9 10 11 12 1 2 3, 9 महीने इंटू कर दो। यहाँ से देखो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने इंटू कर दो। चलो अब आगे देखो, यहाँ पे क्या करते हैं मैम, ये कितने टन का है, ये 15 टन का है, ये भी 15 टन का है, तो कितना करते थे 1,000 पर टन, तो 15 टन है, 15 से इंटू कर दी। यहाँ पे 2 व्हीकल है, यहाँ पे 1 है। नंबर ऑफ मंथ देख लो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए मैम 8 महीने। यहाँ पे देखो फरवरी और मार्च कितने महीने हो गए 2। बेटा पार्ट ऑफ द मंथ को भी फुल मंथ मानते हैं, याद रखना।
बस इस कैलकुलेशन को करके जोड़ दो, ये आ गई टोटल इनकम। आइए अब बात करते हैं कंपल्सरली मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब कब कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस किस को बनाना है और किस किस को ऑडिट कराने की जरूरत है। थ्योरेटिकली या छोटी छोटी सी केस स्टडी बना के मेरे बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान दो। अगर एक बिजनेस की ग्रॉस रिसीट, ये प्रोफेशन की बात चल रही है, याद रखना प्रोफेशन की बात चल रही है, अगर एक प्रोफेशन की ग्रॉस रिसीट 1.5 लाख रुपए से ज्यादा है लगातार 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि अगर आपको 24-25 में अकाउंट्स बनाना है या नहीं, तो इससे पिछले 3 साल पे जाओ, मतलब कि 23-24, 22-23 और 21-22, 21-22, 22-23, 23-24, इन तीनों साल में आप देखो, इन तीनों साल में जो टर्नओवर है, जो ग्रॉस रिसीट है, वो 1,50,000 से ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी ईयर अगर कम हो जाती है इन तीनों में से, तो आपको यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखो, यही बात काम की है। यस, प्रोफेशनल्स में कौन कौन कवर होता है? मेडिकल, इंजीनियर, टेक्निकल कंसल्टेंट, आईटी प्रोफेशनल, अकाउंटेंट्स, अकाउंटेंसी कंपनी सेक्रेटरीज, लीगल, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनर, फिल्म आर्टिस्ट, ये सब कौन है? ये सब प्रोफेशनल्स हैं। अदर लोग कहाँ पे आएंगे? मतलब कि जो प्रोफेशनल यहाँ पे कवर नहीं हुए, जैसे कि टीचर्स, यहाँ तो नहीं कवर है ना, कहीं नहीं कवर दिख रहे हैं, तो प्रोफेशनल ही, अब बिजनेस तो नहीं कर रहे टीचर्स, तो यहाँ नहीं कवर है, ठीक है। तो जितने भी अदर प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेस वाले लोग हैं वो यहाँ कवर हो गए। तो इनके लिए बोला गया है कि अगर आपकी पीजीवीपी इनकम, अगर आपकी पीजीवीपी इज मोर देन 1,20,000 है, मतलब कि प्रॉफिट आपका 1,20,000 से ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज्यादा है पिछले 3 साल में से किसी भी साल में। पिछले वाले सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि पिछले तीनों साल में पूरी होनी चाहिए टर्नओवर की लिमिट, लेकिन यहां पे बोला गया है कि अगर आप 24-25 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हो, तो पिछले 3 साल में से किसी भी साल में या तो आपका प्रॉफिट 1,20,000 से ज्यादा हो जाए, या फिर आपकी टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा हो जाए, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपने मेंटेन नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, अभी दिखाती हूँ कितनी। एक बात और ध्यान देना, अगर आप कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, जैसे कंपनी वगैरह तो फॉर्म, एओपी, बीओआई सब यहाँ कवर हो गए, अगर आप कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ है, तो ये जो प्रॉफिट की लिमिट है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में बढ़ा के 2.5 लाख कर दी गई है, और ग्रॉस रिसीट मतलब कि टर्नओवर जो कि 10 लाख होती थी वो बढ़ा के 25 लाख कर दी गई है। किसके केस में? बिजनेस के केस में। अगर आपने मेंटेन नहीं किया है तो आपके ऊपर 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कम से कम आपको 6 साल तक मेंटेन करके रखना है। जिस असेसमेंट ईयर से वो रिलेट करते हैं, उस असेसमेंट ईयर के बाद 6 साल तक आप इनको मेंटेन करके रखोगे। साथ के साथ 44 एडी, एडीए और ए, ये तीनों क्या होते हैं? प्रिजम्पटिव स्कीम के सेक्शन होते हैं। अगर आप इसके अंदर आ रहे हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना है, लेकिन इसमें बताई गई इनकम से कम इनकम दिखाओगे तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब ऑडिट की चर्चा करी गई है कि ऑडिट कब कराना है, तो जनरली जब रिटर्न फाइलिंग होती है उससे 1 महीने पहले ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं, जो कि अभी मैंने लिस्ट दिखाई थी, अगर उनकी जो ग्रॉस रिसीट है वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उनको क्या मेंटेन करना पड़ेगा? उनको यहाँ पे प्रॉपर अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर ग्रॉस रिसीट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है एक बिजनेस की, तो उनको भी अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना मेरे बच्चों कि बिजनेसमैन एक ईमानदार इंसान है और वो 95% रिसीट एंड पेमेंट बैंक के थ्रू करता है, तो इस 1 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया गया है। मतलब 10 करोड़ होने पर फिर आपको ऑडिट कराना है। और स्पेशल केसेस 44 एडी, एडीए और एई वाले, अगर आप अपनी इनकम को इधर बताई गई इनकम से कम दिखाओगे तो आपको अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। चलिए, अगर आपने ऑडिट नहीं कराया तो आपके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी? 0.5% ऑफ टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर।
इसी के साथ हमने अपने पीजीवीपी चैप्टर को पूरी तरह से मेरे बच्चों खत्म कर दिया है। मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ब्रशअप करा दिए हैं, सारा का सारा एक फास्ट स्पीड में रिवाइज कराया है, लेकिन स्टिल मेरे बच्चों प्रैक्टिस करने का जिम्मा आपका है। विद इन क्लास मैंने हर एक चैप्टर में मोर देन 70 50 क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं, प्रैक्टिस शीट भरपूर सॉल्व करी हुई है, हमने डीपीपी सॉल्व करे हुए हैं, हमने टेस्ट सॉल्व करे, हमने सब सॉल्व किया है। लेकिन ये जो क्लास का मोटो है वो सिर्फ ये है कि मैं आपको पूरा का पूरा प्रोविजन रिकॉल करा दूं। इस क्लास का मोटो ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे पीजीवीपी चैप्टर को 15 घंटों में पढ़ाऊं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊं। ये मोटो एकदम नहीं है। मोटो सिंपल सा है कि मैं आपको रिकॉल कराऊं, मैं आपको रिकॉल कराऊं। तो आई होप कि मैं आपको रिकॉल कराने में एकदम से बढ़िया तरीके से एलिजिबल रही होंगी। और पूरा आप कम्युनिटी चेक कर लेना, नेक्स्ट चैप्टर भी आपका आना है, तो ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आर कवर इन रिविजनरी सेशन। एक ही चीज बोलूंगी बच्चों कि मैंने तो बिना सांस लिए आज आपको पीजीवीपी पढ़ा दिया, आई होप कि आपने भी पढ़ा ही होगा। एंड अच्छे से क्वेश्चंस भी एक बार जल्दी जल्दी सारे देख लेना, इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। मिलेंगे अपन जल्दी से नेक्स्ट सेशन पे, वहां पे मैं सैलरी हेड आपको पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बहुत कम टाइम बचा है तुम्हारे पास। बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और कमेंट में जरूर बता के जाना कि मैंने तो सैलरी चैप्टर डिसाइड किया है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो। तो और आप ये भी बता के जाना कि कैसा लगा आपको सेशन, क्योंकि ये सब चीजें टीचर को हमें एनर्जी देता है और ज्यादा अच्छा करने के लिए मोटिवेट करता है। मैं आपके फेसेस रीड नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास सिर्फ आपके कमेंट्स होते हैं रीड करने के लिए, जो कि मैं हमेशा रीड करती हूँ डेली आफ्टर द एंड ऑफ द डे। मैं हमेशा क्लासेस के नीचे देखती हूँ कि बच्चे इस क्लास को देख के कितना हैप्पी फील कर रहे हैं, बच्चों को कैसा लग रहा है। सो बाय बाय मेरे बच्चों, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।